हेलो 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 हेलो, चलो मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिख रहा हूँ तो प्लीज़ हैंड रेज कर दीजिए। कुछ इशू हो रहा है, पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहे हो आप लोग। हाँ मैं लाइव हूँ। ओके ग्रेट, ठीक है मैं लाइव हूँ और मेरे साथ बच्चे भी जुड़े पड़े हैं। हेलो बच्चा लोग, मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिख रहा हूँ तो प्लीज़ हैंड रेज कर दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए। हेलो 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 बच्चा लोग, मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिख रहा हूँ तो नमस्कार बच्चा लोग, नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिख रहा हूँ तो प्लीज़ हैंड रेज कर दीजिए सारे बच्चे लोग। लाइट थोड़ा कम किया था मैं कि थोड़ा दिक्कत ना हो, लेकिन अभी दिक्कत है तो मैंने चश्मा भी पहन लिया इसीलिए। हाँ लाइट ऑन कर दिया, मुझे लगा था कि थोड़ा आंख पे बहुत तेज लाइट आ रही है। चलिए, थैंक यू, लव यू बच्चा लोग। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का एक्चुअली क्या होता है जानते हो, एक टीचर के लिए ना, अपने जो सही में सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ जो पढ़ाते हैं ना, उसके जीवन में बच्चों के करियर के अलावा कुछ नहीं होता यार। अभी पता है, अगर मैं तुम लोगों का क्लास ढंग से ले लिया ना, अभी अगर कंप्लीट कर लिया ना जितना कराना है, तो पता है तबीयत भी ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ ना अभी अभी तबीयत ठीक, क्लास नहीं लिया ना, तो लगेगा यार, वो गिल्ट सी रहेगी अपने मन में। अरे यार बच्चों का क्लास था, नहीं हो पाया, तबीयत खराब है। मैं बच्चों को बोलता हूँ खून जलाओ। मैं हमेशा तुम लोगों को क्या बोलता हूँ, तुम मरोगे नहीं। तो मुझे भी पता है मैं मरूंगा नहीं, थोड़ा एफर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी 3 टैबलेट खा लिया हूँ, मोन्टेकेल्सी और एमॉक्सिलिन और पैरासीटामोल, ठीक है, ठीक हो जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं इलेक्ट्रोस्टैट परिवर्तन नीट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर को। 2 आवर्स का टारगेट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोगों को मैं पूरा फील देने की कोशिश पूरा करूंगा, पूरा एकदम जान लगाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो चीज़ है, आप लोगों का 2 आवर्स का जो मेहनत है अभी का, वो बिल्कुल एकदम यूज़ होए और आप लोगों को वो चीज़ मिले जो रियल रिक्वायरमेंट है ना, है ना। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत तरीके से होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना टाइम को 1 मिनट भी खोटा किए हुए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है चीज़ों को सही ढंग से डिलीवर करना। तो अब यहाँ पे देखिए, जल्दी से आप लोग जल्दी से देखिए, ये 2 आवर्स में अपन कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चीज़ को कवर कर लें। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार करना चाहते हो 2 आवर्स में, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए जो एक्चुअल नीट का रिक्वायरमेंट है, राइट। जल्दी से देखिएगा, 2 मिनट के बाद अपन स्टार्ट कर देंगे तुरंत से। तो सबसे पहले इसका जो ओवरऑल मैकेनिज्म है, ओवरऑल जो हम चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, वन शॉट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया है। इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज़ है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस है। जल्दी से देखिएगा, आप लोग को कोई बच्चा अगर ये चीज़ जानना चाहता है कि सर क्या टॉपिक कर लें जिससे सीधा क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस की बात करोगे, ठीक है, तो मैं हमेशा फील्ड लिखता हूं। द रीजन इज, पहले फील्ड है तब फोर्स है, क्योंकि फील्ड के रीजन में अगर कोई चार्ज आता है तो फोर्स लगना शुरू हो जाता है, राइट ना। तो देखो, फील्ड और फोर्स के दिमाग में तुम्हारा सेट करूंगा अभी तुरंत में। तो इसमें सबसे पहला चीज जो क्वेश्चन आता है वो कूलम्स लॉ से आता है बेटा, वो भी पेंडुलम वाले। पेंडुलम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंडुलम वाला। और दूसरा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ये क्या हो रहा है भैया, आ जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। तो कूलम्स लॉ और पेंडुलम का इक्विलिब्रियम वगैरह के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये 3 टॉपिक के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो तुम्हें करना क्या है, सिंपल कूलम्स लॉ पढ़ना है, पेंडुलम वाले क्वेश्चंस करने हैं, अभी वैसे ही टिकल करेंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इक्विलिब्रियम वाले होते हैं वो कर लेंगे, इक्विलिब्रियम वाले। तो तुम देख पाओगे कि इक्विलिब्रियम, पेंडुलम और कूलम्स लॉ एक तरीके का एप्लीकेशन है कूलम्स लॉ का, इससे एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे आएगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, उसके ऊपर जनरली आता है। आर्क वाला खूब आ रहा है, एक सेमी सर्कल वाला। लेंथ वाला कभी ज़्यादा नहीं आया है। लेंथ का जनरल फॉर्मूला तुम्हें पता है, के लैम्डा बार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे कैप, तो उससे सॉल्व हो जाएगा, अभी उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इससे पक्का एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है गॉस से।
गॉस लॉ से दो चीज़, एक तो फ्लक्स निकालने वाला क्वेश्चन और दूसरा डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है, फ्लक्स बताओ कितना कहाँ पे है। तो इस तरीके से दो क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस में मुझे दिख रहे हैं वो गॉस लॉ और ये जो कूलम्स लॉ है इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। अगला तीसरा टॉपिक मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं बोलने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस की, फिर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सारे फॉर्मूले जो पोटेंशियल बताओ किसका कहाँ पे है वो पूरा याद होना चाहिए। और दूसरा चीज पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा चीज क्या, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा चीज क्या, पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो दूसरा क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल एनर्जी से। मैं इसी तरीके से बात करूंगा कि आपका 1 मिनट टाइम खोटा नहीं होते हुए पूरा ओवरऑल पिक्चर दिमाग में आ जाए। पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, 1 पॉइंट बोल दिया, 2 पॉइंट बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में इस टॉपिक से आया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अलग अलग तरीके का क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन, ये टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक चीज ऐड करना और पसंद करूंगा, डायपोल ये भूल गया था, नहीं लिख पाया था। ये टॉपिक कर लिया ना तो पॉसिबिलिटी है 2 क्वेश्चन का यहाँ से फंसने का हर हालत में। तो ये तुरंत से अपन कवर करेंगे। फिर आगे निकलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल पढ़ेंगे और ये सारा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस वाले बहुत तरीके का क्वेश्चंस का वैरायटीज पढ़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन MECP का एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है उसके ऊपर से एक क्वेश्चन करा देंगे। अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कोई बनाने की कोशिश किया तो इससे फंस जाएगा। इन सब के बाद जो अगला टॉपिक तुम्हारे पास यहाँ पे पोटेंशियल पे आने वाला है वो कोई डायपोल को जब तुम रख देते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन बनता है भाई, खूब क्वेश्चन बनता है कि इसके ऊपर वर्क डन बताओ कितना होगा। चेंज इन वर्क डन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, दिखाऊंगा मैं तुम्हें, भर भर के क्वेश्चन आए हुआ है। ये वाला डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ये टॉपिक सबसे हॉट टॉपिक रहा है। एक क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया है 10-20 साल का, सबसे ज़्यादा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे इससे आता है। और दूसरा पोटेंशियल जब स्फेयर्स वगैरह के आते हैं, एक स्फेयर है, 2 स्फेयर है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, एक को अर्थ कर दिया या दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल एंड सो ऑन। एक ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। और ये डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे तरीके का एनालिसिस ये। और इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं बता दूंगा कि कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तुम्हारे लिए अब कितना छोटा हो गया। तुम अगर क्लास में पढ़े थे तो यही चीज़ को करने में तुम्हें 20 डेज लगा था बेटा। 10 दिन में फील्ड के ऊपर हजारों क्वेश्चन लगाते रहे थे तुम। 10 दिन में पूरा पोटेंशियल के ऊपर पूरा का पूरा मेहनत किया था तुमने। लेकिन अब मैं 1-1 घंटे के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आज के डेट में तुम क्या कर लो जिससे कि श्योरिटी हो जाए कि यार इससे अगर छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो छूटने नहीं दूंगा, थोड़ा महंगे क्वेश्चन आते हैं तो सब छोड़ता है। लेकिन तुम मेरा अगर वो वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर कर चुके हो जो मैंने न्यूमेरिकल सीरीज वाला करवाया हुआ है, तो सॉरी वो आने वाला है, तो ये दोनों का कॉम्बो पैक अगर तुमने ले लिया तो तुम्हारा एकदम गारंटीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये दोनों टॉपिक को पूरा कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इधर आ जाइए जल्दी से फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। बेसिक चीज़ बहुत सारा है, जैसे कि तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, है ना। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो प्रॉपर्टी है ना, जो कि किसी भी मैटर के साथ रहता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को हेल्प करता है समझने में। SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है, फैराडेज है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब का फ्रैंकलिन है, ये सब कभी कुछ नहीं आने वाला है, हटा दो इसको पूरा का पूरा। अगला फिर से आता है कि चार्ज जो होता है वो रेस्ट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आया नीट में, इससे क्वेश्चन आया है। देखो अब रुका हुआ चार्ज जो है स्टैटिक चार्ज, ये अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक क्यू चार्ज है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये अपने आसपास के रीजन में दोनों चीज़ यूज़ करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे है, तो सेंटर की तरफ एक mv²/r नाम का फोर्स लगेगा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू अगर एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेशन है इसमें, तो इसके ऊपर अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है
तो इसके ऊपर क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों का कॉम्बो पैक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों जनरेट करता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल देखते जा रहे हो, पक्का, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। यस, ठीक है, करा देंगे, शेड सब कराएंगे, बिल्कुल। ऑल्टरनेटिंग करंट आपके पास है, आप जाके देखिए ना, आपको जो भेजे हैं, कराएंगे बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट सबसे क्वेश्चंस कराएंगे, तभी तो बच्चों को जो वादा किया वो पूरा होगा यार। समझिए, तो एक एक करके आ रहे हैं ना चीज़ों के ऊपर, देखिए बहुत आराम आराम से। तो देखो, रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है आसपास के रीजन में। ये यूनिफॉर्म, यू क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेटिंग तीनों, इससे क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना है, ये लाइन आप लोगों को। फिर अगला बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज को एक डब्बा में रख के डिग कर दिया, तो ये क्या होता है, किसी से ऐड सब्ट्रैक्ट करके एल्जेब्रिक सम करता है। स्केलर क्वांटिटीज है, ये क्या करता है, एल्जेब्रिक सम करता है, ये वेक्टर नहीं है। तो एल्जेब्रिक सम सबका करके ये फाइनली बता देगा। तो फाइनल अगर ऐसा है इनिशियल, तो फाइनल चार्ज ऐसा हो सकता है कि डब्बा है और उसमें ये और ये मिल गया हो, तो ये दोनों मिल जाएगा तो -10 हो जाएगा, -10 और ये -3, ये 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -7 और ये 5 खत्म, तो ये 8 और 8 खत्म, -2 बचेगा। तो ये हो सकता है कि कभी तुम्हें -2 कूलम चार्ज दिखे, हो सकता है कि कभी तुम्हें, क्योंकि अलजेब्रिक सम कैसे भी पॉसिबल है। ये और ये कितना हो गया बेटा, 1 और 5 कितना हो गया, 6, तो 6 और -8 दिख जाए, हो सकता है 6 कूलम और -8 कूलम दिख जाए, मतलब एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकता है अगर तुम इसको एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को समझते हो। तो चार्ज कैन बी एडेड। ठीक है, चलो जल्दी से अगला बात देखते हैं, जल्दी से फटाफट से। अब क्या होगा कि कोई भी चार्ज जो है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन किसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस ई नाम का चार्ज आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को तुमने दिया, गिवन है, अगर कोई एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उतना ही। और ई का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। मैं ई को लिख रहा हूँ, अगर माइनस लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखोगे तो ये प्रोटॉन का हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या है कि दुनिया में कोई भी जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है। ठीक है, तो ई के इंटीग्रल मल्टीपल पे ही ये काम होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, चार्ज इज कंजर्व। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, टोटल चार्ज यहाँ पे जितना है उतना ही रहेगा। ये सब मिल मिला के -2 है, सबसे मिल मिला के -2 है, तो ये चार्ज को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना तुम खत्म कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, डन। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये चीज़ बेसिक प्रॉपर्टीज तुम्हें 2 सेकंड में मैंने समझा दिया। यही चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। चार्ज कभी भी एक, सपोज करो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर 2 कूलम चार्ज है, किसी भी मैकेनिज्म से, जैसे कि कंडक्टर वाले क्वेश्चंस मैं तुम्हें बढ़ाया था इस तरीके से। मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो इन दोनों का सम करो, इसका आधा करो, तो 2 का आधा, यहाँ पे 1 कूलम हो जाएगा, यहाँ पे 1 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 कूलम हुआ तो ये देखो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 2, तो 2 ही रहेगा। तो ये 1 है तो पक्का ये 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करेगा। देखते जा रहे हो, हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टर्मिनेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 कूलम चार्ज हो जाएगा। ये -1 कूलम और 1 कूलम मिलकर क्या हो जाएगा, 0 कूलम चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो ये तुम्हें बात को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये 1 कूलम, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर टर्मिनेट हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ये कहानी तुम्हें समझ में आनी चाहिए बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है। अगला बात करते हैं, जल्दी से देखना। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसे तुम किसी भी तरीके से देखोगे, चार्ज मास जो होता है वो चेंज होता है। मास जो होता है, मास m = m0। यहाँ पे देखो m0 डिवाइडेड बाय √(1-) ये चीज़ देखना। मास स्पीड अगर पकड़ा दोगे ना तो ये बढ़ जाता है, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो होता है वो <1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v² - c²। जरा सा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो। ये v छोटा है, कोई भी वेलोसिटी है, ये c बड़ा है, तभी ये 1 में से हो गया। इस तरीके से अगर तुम हो और तुम स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ना शुरू कर दो तो तुम्हारा मास बढ़ने लगेगा। कैसे पता सर, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला चीज़ को अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा <1, क्योंकि v हमेशा c से छोटा होगा। <1 क्वांटिटी 1 में घटेगा तो ये पॉइंट में आएगा, रूट करोगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर भागेगा,
ऊपर भागेगा, है ना। तो नीचे अगर कोई फ्रैक्शंस की वैल्यू है और वो लेस देन 1 है तो क्वांटिटी को बढ़ाता रहेगा। तो मास रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट है, देखो v पे चेंज हो रहा है, बट चार्ज में ऐसा कोई भी फॉर्मूला q इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टाइप का चीज नहीं चलता है। चार्ज में ऐसा कोई भी चीज नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप लोगों का नीट का एग्जाम आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मास्टर यहाँ पे दवाई खा खा के तबीयत खराब है फिर भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर करियर। अदरवाइज आप परेशान रहोगे यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ तो जीवन में करोगे ना यार, कुछ तो जीवन में करना है ना। ईश्वर ने तुम्हें कुछ तो करने के लिए बनाया है ना जीवन में। लेकिन आज अगर बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत धीरे, चार्ज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है कि कोई भी चार्ज किस तरीके से एक सिस्टम पे फिक्स है, एल्जेब्रिक सम कैसे किया जा सकता है, मास कैसे इनवेरिएंट है, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप सबको 12 में भी पढ़ा है, अभी भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। उसका रिवीजन करने के बाद तुरंत से पॉइंट पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप लोग इस तरीके से अगर बातें में बिजी रहेंगे बेटा, दुनिया आपको ऑलवेज डिस्टर्ब करेगी, दुनिया आपको ऑलवेज डिस्टर्ब करेगी, लेकिन मैटर ये करता है कि तुमने जीवन में क्या सोचा है, तुमने जीवन में क्या सोचा है, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तुम अगर अपना चाहते हो ना कि मेरा भला हो तो दुनिया की हर एक ताकत तुम्हें करेगी सपोर्ट, हर एक ताकत सपोर्ट करेगी तुम्हें, दुनिया की हर एक ताकत सपोर्ट करेगी, समझ रहे हो। लेकिन तुम अगर अपना एफर्ट नहीं दिए ना तो याद रखना ये दिन याद आएगा, ये दिन याद आएगा तुम्हें कि सर अपना खून जला रहे थे, संकल्प के सारे फैकल्टी खून जला रहे थे, इंडिया के सारे फैकल्टी तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन तुम उस टाइम पे अपना एफर्ट नहीं दिए, इसीलिए आज तुम्हारे फिजिक्स में 130, 140, 150, 160, 170 नहीं आया और तुम्हें दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो एग्जाम के बाद अभी एक जरा सा भी तुम्हारे एनर्जी में कमी नहीं आना चाहिए, एक जरा सा भी, मैं हमेशा बोलता हूं एक जरा सा भी कमी नहीं आनी चाहिए तुम्हारे मेहनत में यार। बोलो, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मंजिल मिलना है नहीं मिलना है अलग बात है भाई, लेकिन डिसाइड तुम करो कि क्या तुम्हें जब समय मिला था क्या तुमने अपना 100% दिया था या नहीं दिया था। इस दुनिया में सारा खेल इसी बात का है कि अंतरात्मा में कितनी सच्चाई थी तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हें समय मिला था तो तुमने अपने आप का कितना एफर्ट दिया था, कितना अपने आप को स्ट्रेस डाल के कितना स्ट्रेच किया था, कितना मेहनत किया था। करो बेटा, अभी समय है, बार बार बोल रहा हूं समय है, समय है तुम्हारा सिलेक्शन का। तुमने पूरा साल पढ़ा है, अभी हिलना नहीं है। और अगर तुम ये सोचते हो कि अगले साल कर लेंगे तो ये बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। अगले साल भी यही दिन आएगा, अगले साल भी ऐसा ही प्रेशर दिमाग में क्रिएट होगा, अगले साल भी इतना ही फिजिक्स तुम्हें आएगा। इस साल मेहनत करके निकल जाओ, फिर अगर नहीं होता है तो देखेंगे, लेकिन अभी तेरे हाथ में समय है। तुमने नीट का फॉर्म भरा है, तुम आए हो सामने, तो बेटा प्लीज अंडरस्टैंड इट कि क्लास को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, खून जला के पढ़ाई करो, खून जला के पढ़ाई करो। अब कोई कमेंट ऐसे मत करना कि मुझे इतना बोलने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। और सारे के सारे इधर प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है बच्चों, कीजिए, अपने करियर को ध्यान दीजिए। 2 घंटा देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के 7, 8, 10 टॉपिक तैयार हो जाएगा। खुद तैयार करने जाओगे तो 10 घंटा लगेगा। समझ आया? चलो जल्दी से यहां पे आते हैं। अब बहुत बोल दिया, इस तरीके से कमेंट आने लगते हैं जिससे कि डिस्टर्बेंस होता है क्लास को, तो फिर परेशानी होती है। चलिए चलो जल्दी से आ जाओ। तो ये मैंने अभी चौथा प्रॉपर्टीज चार्ज का पढ़ाया है। चार्ज को सम कर सकते हो, चार्ज कंजर्व हो सकता है, चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। ओके, अगला देखते हैं जल्दी से। ये सब कुछ पॉइंट्स है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बोलता है कि चार्ज कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होगा, ऑफ ई के फॉर्म में होगा। हमेशा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में होगा, हमेशा। यानी कि ई इज द स्मॉलेस्ट चार्ज है इस दुनिया में जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। बट न्यूक्लियस के अंदर इससे छोटे चार्जेस होते हैं, समझना बात को, लेकिन वो तुमसे नहीं पूछने वाला है कोई। वहां पे भी होता है प्लस माइनस 2/3 होता है, ये 1 से छोटा चार्ज है, समझ रहे हो ना। क्वार्क्स, ये क्या होता है? क्वार्क्स,
लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है भैया, हमें ट्रांसफरेबल चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल चार्ज जो होगा उसका क्या मतलब है सर? एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हो। ये जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्जन के चलते इस तरीके से क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, ये सब चीज़ बहुत सारा पार्टिकल यूज होता है, लेकिन इसका कोई खास यूज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक समय होता तो मैं भी इसके ऊपर बस 10 मिनट बोल सकता था, लेकिन 2 आवर्स में ज़रूरत नहीं है चीज़ों को समझना। चीज़ों को अब तुम्हें ट्रांसफरेबल चार्ज समझना है तो वो हमेशा एन ही होगा। तो कभी भी अगर पूछेगा कितना चार्ज हुआ तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई ई कर दोगे। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। जैसे सपोज कर लो बोल रहा है पॉसिबल चार्जेस आर, और ये पॉसिबल चार्ज है या नहीं है, तो क्यू का वैल्यू ये है, ई का वैल्यू 1.6 डिवाइडेड बाई ई करो। एन इंटीजर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है इंटीजर। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 ऐसे फ्रैक्शंस नहीं आने चाहिए। ये 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है, ये फ्रैक्शंस नहीं आना चाहिए। तो ये खत्म हो गया। अब क्या ये पॉसिबल चार्ज है? देखो ये ऊपर गया तो 10 का पावर -1 1/10 चार्ज नहीं हो सकता। सबसे कम चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम हो सकता है। सबसे छोटा चार्ज इस दुनिया में, सबसे छोटा चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। क्लियर हुआ? तो कभी भी ई की वैल्यू नहीं है भाई, ये क्यू है यार, देखो ना, ई का वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ई का वैल्यू नहीं है ये, ठीक है, ओके। करंट भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। डन यहाँ तक? ठीक है। अब अगला देखते हैं चीज़ों को। तो ये बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर कहानी हो गया। अब चार्जिंग करने का 2-3 तरीका है, मैंने बताया। चार्जिंग फ्रिक्शन से रब करके कर सकते हो तुम, फिर चार्जिंग कंडक्शन के थ्रू कर सकते हो। कंडक्शन का मतलब होता है दो चीज़ को एक तार से ज्वाइन करना। जब भी इस दो चीज़ को एक साथ में अटैच करते हो या चार्जिंग इस तरीके से तार से ज्वाइन करते हो, तो ये कोई भी जो बॉडी है इसका और इसका जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए तब तक ये फ्लो होता है चार्ज का। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है, जरा सा इसे ध्यान रखिए कि चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि अपन यूज़ करेंगे, अच्छा चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें कंडक्शन में हमेशा इसका फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, वेदर वायर और डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है बेटा। जल्दी से क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से आएंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है दूर से ही काम हो जाना। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब दूर से ही काम हो जाना। तो मैं हमेशा इसमें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन अब समय नहीं है तो कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जरा ध्यान देना। चार्जिंग बाय इंडक्शन में कहानी सुनाना, देखना, कहानी सुनाता हूँ मैं हमेशा कि सपोज कर लो शर्मा जी का बेटा है और उसका एक दोस्त है। दोस्त हमेशा खूब पढ़ता है, ठीक है, लेकिन दूसरे वर्मा जी के बेटे जो हैं वो पढ़ता नहीं है, वो खेलने पे ध्यान दे रखा है, उसको ऐसे मज़े करने में मज़ा आता है। लेकिन वो शर्मा जी का बेटा जो बहुत पढ़ता है वो छत पे पढ़ता है और उसके घर के सामने है। तो मम्मी हमेशा खरा खोटा सुनाती रहती है, भाई तू पढ़ता नहीं है, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये होगा वो होगा, समझ रहे हो ना। मम्मी हमेशा ये सुनाती रहती है। तो एक दिन बेचारा क्या, वो खिड़की के पास जाके छुप के देखता है, ओ भाई शर्मा जी का बेटा पढ़ रहा है क्या। तो फिर वो आके बोलता है, अरे यार वो ऐसे ही कर रहा होगा, दिखा रहा होगा, पढ़ नहीं रहा होगा, बंदा सिर्फ देख रहा है। फिर कुछ दिन हुए, फिर मम्मी ने खरा खोटा सुनाया, शर्मा जी का बेटा पढ़ता है, तू पढ़ता नहीं है। फिर ये जाके देखा, ओ भाई शर्मा जी का बेटा पढ़ रहा है। तो सोचा यार डेली तो नहीं दिखाता होगा, क्योंकि दिखाने में भी तो टाइम लगता है ना। तो वो समझ में आया कि यार शर्मा जी का बेटा सही में पढ़ता है, तो उसको अपने घर में खिड़की से झांक के देख के उसके अंदर कोई चीज़ हो गया इंड्यूस्ड, जिसके चलते वो बंदा पढ़ना शुरू कर देता है। सिमिलरली चार्ज में भी ये मैकेनिज्म होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसलिए समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी अगर है, ये न्यूट्रल, इसके ऊपर क्यू नेट कितना है, शुरुआत में 0 है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो इसके ऊपर जो न्यूट्रल बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पोलराइज होता है, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन में आता है। और ये अट्रैक्शन के चलते इसी तरीके का पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, देखना ध्यान से, क्योंकि ये पहले से चार्ज इसके ऊपर 0 है। तो एक बात फिक्स है कि जितना ये क्यू चार्ज माइनस का होगा, सेम क्यू चार्ज प्लस का होगा। ये दोनों माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों बराबर होंगे। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन बात है। दूसरा अब सुनना ध्यान से, यानी कि इंडक्शन के चलते इसके ऊपर डायरेक्ट चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता, बस इसके अंदर ये शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। ऑलरेडी हम बोलते हैं कि निगेटिव चार्ज यहाँ आया, लेकिन एक्चुअल में शिफ्ट ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, जिसके चलते पॉजिटिव इधर हो जाता है, निगेटिव इधर आ जाता है।
फिर अगर मुझे इस सिस्टम को देखना है, अब इसके पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पे नेगेटिव आया। अब एक टेक्निक होता है इसको अर्थिंग करने का। अर्थ करते हैं तो क्या हुआ, अर्थ कोई भी चार्ज को अपने अंदर समा सकता है और ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई मार देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के सप्लाई उतना ही मार रहा है जितना ये खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो इधर चार्ज ही नहीं है। इधर जब चार्ज खत्म हो गया तो अगला कोई इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहता है तो ये वाला चीज जो है उसको धक्का मारता है, बोलता है अब जरूरत नहीं है, भाग जाए यहाँ से। तो ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया तो फोटो कैसा बनेगा, फोटो ये रहेगा, यस पॉजिटिव चार्ज सामने, और ये रहेगा, हाँ, और ये अर्थिंग दिखेगा दुनिया वालों को और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस दिखेंगे। ठीक, अब जैसे ही ये अर्थिंग को हम हटाएंगे, ठीक है, और इसे हटाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सरफेस पे एक कॉन्सेप्ट है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस क्या है, वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे अगर एक सर्कल बनेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी मैंने लिया है तो सब पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसीलिए सब जगह चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, है ना, है ना। तो सब जगह नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। देखो तो ये यही चार्ज गया है पूरा का पूरा, जो चार्ज क्यू इंड्यूस हुआ, ये वाला इंड्यूस हुआ, ये क्या हुआ इंड्यूस। तो माइनस क्यू इंड्यूस और प्लस क्यू इंड्यूस ये दोनों बराबर होगा पहले, क्योंकि क्यू नेट 0 होना है। लेकिन अब अर्थिंग करने के बाद ये क्यू नेट डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अर्थिंग किया, इसमें से ये चार्ज खत्म हो गया और इसे हटा दिया तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। दिस इज हाउ इंडक्शन वर्क्स। तो इंडक्शन के चलते हमने क्या किया पूरा का पूरा, देखो जल्दी बताओ, नेगेटिव चार्ज हमने इसके ऊपर डेवलप किया अगर पॉजिटिव को लाया। और इसके ऊपर किस कॉन्सेप्ट पे काम होता है, ये एक डबल स्टार है, ध्यान रखना, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरओसी से। तो ये पूरा रिवीजन हो गया तुम्हारा दिमाग में सेट हो गया कि कैसे इंडक्शन वर्क करता है। नेट चार्ज हमेशा इंडक्शन के चलते 0 ही होता है जब तक कि इसको किसी के संपर्क में ना लाओ या फिर इसको अर्थिंग ना मत करो। ये बेसिक मैकेनिज्म की कहानी हमने डेवलप कर दी। थर्मिक इमिशन से भी होता है, जैसे कि मान लो इसको गर्म कर दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी सेम कहानी से होता है कि कोई भी एक फोटोन है, इलेक्ट्रॉन आया, इसको एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस इज हाउ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी टेक्स प्लेस। अब ये चार्जिंग पढ़ाने के बाद मुझे तुम्हें कूलम्स लॉ पढ़ाना है। कूलम्स लॉ हमेशा 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के चलते होता है, ठीक है ना। सब लोग अगर मेरे साथ हो और मेरा स्पीड तुम्हें एकदम मैच कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में एकदम आ रहा है, सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा ना। कहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिस्टर्ब हुआ, देखो कहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिस्टर्ब हुआ, कैसी बातें कर रहे हो। इन दोनों का नेट कंजर्व करो ना। तो ये जितना यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन और ये सबका लोगे ना। अब ये अर्थ को अब तो सिस्टम मानना पड़ेगा ना, जब तुमने अर्थिंग कर दिया तो। ये जब आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज कंजर्व होता है। अब उसको किसी के साथ सटा दोगे तो वो तो इधर उधर फैल जाएगा ना भैया, सटा दोगे तो तब तो इधर उधर फैल जाएगा ना, ठीक है। चलो अब ये सब खत्म हो गया, अब आते हैं पॉइंट पे। बेटा ये थियोरेटिकल चैप्टर चल रहा है जहां पे नए बच्चे के लिए थोड़े से थ्योरी देते हैं और फिर कॉन्सेप्ट देते हैं। अब इससे क्वेश्चन आएगा जो कि हम 2 मिनट में खत्म करके आगे पढ़ लेंगे। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट, तभी इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है और वो लगता है K Q1 Q2 बाय R²। K का वैल्यू होता है 1/4πε। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, 1/4πε होता है। ये एप्सिलॉन होता है ε0 इंटू εr। ε0 जो होता है वो होता है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू 1 होता है। εr होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसी का दुनिया दूसरा नाम बोलता है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इधर ध्यान देते चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात था कि ER को दुनिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलती है और यहाँ पे इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलती है। अगर मैं K का वैल्यू यहाँ पे रखता तो Fe का जो वैल्यू है वो देखो क्या निकल के आएगा, 1/4πε0 εr। तो ये चीज़ तुम पढ़ते हो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r², ये पढ़ते हो। लेकिन तुम ये नहीं पढ़ते हो 1/εr, सिर्फ ε0 पढ़ते हो। इसलिए क्योंकि εr जनरली हवा का 1 होता है।
एयर का कितना होता है 1। और जब तक कोई डिफरेंट मीडियम ना बोला जाए तो हम हवा ही मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, हवा ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हवा ही मान लेते हैं। अगर यह हवा ही मान लेंगे अपन, एयर मान लेंगे, ध्यान से देखना बेटा, एयर मान लेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन जनरल अगर बात करोगे तो वहाँ पे 1/k, ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू दुनिया k भी बोल देती है, एप्सिलॉन आर को k भी बोल देती है, लेकिन ये k और k दोनों मैच ना कर जाए इसलिए कलर चेंज कर दिया हूँ फिलहाल। ये दोनों k जो है वो सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन ये वाला k जो है, ये वाला, ये किसके बराबर है, ये एप्सिलॉन आर के बराबर है, दोनों में से कुछ भी यहाँ रहेगा। तो अब तुम देखो, अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाए हवा के अलावे, जैसे कि कोई लिक्विड आ जाए, कोई गैस आ जाए, कोई ग्लिसरीन आ जाए, उसके अंदर अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल को उठा के डाल दोगे तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट, ये हमेशा क्या बताता है, नेट फोर्स को, ये हमेशा क्या बताता है, नेट फोर्स को। नेट फोर्स पहले का जो फोर्स है उससे इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम से रिड्यूस हो जाता है। देखो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हें, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे कोई भी पानी है या कुछ भी है और मैंने 2 चार्ज पार्टिकल को रख दिया और इसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 2 है, मान लो, मानने में क्या ही जाता है, तो अगर यहाँ पे मैंने रखा तो इसके ऊपर का जो नेट चार्ज है, बात को समझना, इन दोनों के बीच का नेट फोर्स, 2 बात है यहाँ पे, एफ नेट जो होगा वो एफ हवा का जो है और डिवाइडेड बाय, ये देखो एफ हवा का ये सारा है और ये k से डिवाइड हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो जाता है k टाइम्स, तो ये 2 है तो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, समझ आया, घट जाता है नेट फोर्स। बट अगर क्वेश्चन पूछता इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स का क्या हुआ, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स का क्या हुआ, इंटरेक्शन फोर्स का क्या हुआ, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट चेंज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों को समझ नहीं आता, डजंट चेंज। अब इसे जरा सा समझाता हूं मैं तुम्हें। अगर बोलता है कि 2 चार्ज के बीच का इंटरेक्शन फोर्स कितना है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर बोलता है नेट फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो नेट फोर्स रिड्यूस होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सुपर पोजिशन है। अब ये चार्ज आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट से ये जो भी मीडियम है ये भी जनरेट करेगा, इसका मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा, पोलराइज कर देगा आसपास थोड़ा। तो यहाँ सिर्फ एक चार्ज नहीं, मल्टीपल चार्जेस आ जाएंगे, ये इसके मॉलिक्यूल को थोड़ा सा खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पोलराइज होगा तो उसका भी फोर्स इस पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, एक कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन जनरेट होने लगता है, जिसके चलते ये इन्वायरमेंट का जो पार्टिकल है, जिसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते पोलराइजेशन हो गया, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गया, उसका भी फोर्स इस पे लगता है, और इन दोनों का जो हवा में इंटरेक्शन फोर्स है वो भी लगता है। तो अगर इंटरेक्शन फोर्स बोलते हैं तो वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन नेट फोर्स चेंज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब देखते हो तो इसके ऊपर इसका भी फोर्स देखते हो, वो जो जितने भी चार्जेस होंगे उसके चलते भी फोर्स देखोगे, इसके चलते भी फोर्स देखोगे, इसके चलते भी फोर्स देखोगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस आसपास हो, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते यहाँ पे क्या करेगा, बहुत सारा चार्ज इन्वायरमेंट में इंड्यूस कर देगा, बहुत सारा चार्ज इन्वायरमेंट में इंड्यूस कर देगा, वो भी तो फोर्स लगाएगा इस पे, ये भी तो लगाएगा इस पे, ये चार्जेस भी तो लगाएंगे, तो ओवरऑल इसके ऊपर फोर्स, और ये भी तो लगाएगा इस चार्ज के ऊपर, ये भी तो लगाएगा इस चार्ज के ऊपर, इधर जो चार्ज है वो भी तो लगाएगा इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर नेट फोर्स जो है वो रिड्यूस होता है, बट इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता, एकदम पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्रिकेट हाईलाइट, आप बिल्कुल, मैंने क्या बोला, जब आपके लिए साजिश की जाने लगे, जब आपको गिराने के लिए दुनिया सारी ताकत लगा दे, समझ लो तुम्हारा जीत उसी टाइम पे है। तो जब तुम्हारे हार का इंतजार लोग करे, उस समय जीत तुम्हारी होती है। तो मजा तो जीवन का तब आता है ना जब दुनिया आपके हार का इंतजार करे, जब आप ये परेशान होने लगो, दुनिया से इन्फ्लुएंस होने लगो, दुनिया जैसा चाहे वैसा आप करने लगो, तो आप समझ लो कि दुनिया साजिश कर रही है और आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, आपके लिए साजिश किया जाएगा, आपका टांग खींचा जाएगा, आपके कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखे जाएंगे, आपका जो बच्चा है जो मुझसे पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो दिख ही रहा है तुम लोगों को, सबको दिख ही रहा है तुम सबको। बट सच्चाई तुम्हारे सामने है कि टीचर तुम्हारा खून जला रहा है और तुम्हें मेरे से मतलब है और किसी से नहीं। तो फॉरगेट अबाउट इट, करने दो, सब चीज़ करने दो। लेकिन इंपॉर्टेंट है जिस दिन रिजल्ट पे डंका जाएगा उस दिन तुम समझ में आएगा। गेटिंग? तो एकदम फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें पढ़ना है बेटा,
तुम्हें पढ़ना है और ये लोग आके तुम्हारे पढ़ाई को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो तुम्हें इस बात से घबराना नहीं है, राइट। तो मैं हमेशा तुम लोगों को क्या बोलता हूं वो समझो। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, देखो रिजल्ट गेम नहीं है, गेम ये रास्ता है जिस पे तुम चलते हो यार। सारा खेल इस रास्ते का है, सारा खेल इस रास्ते का है। डेस्टिनेशन वहां है, तुम यहां पे हो, तुम्हें चलना है इस रास्ते पे। तुम चलते कैसे हो, तुम्हारी एनर्जी लेवल क्या होती है, वो डिसाइड करता है कि वो जो डेस्टिनेशन था वो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेस्टिनेशन और इनिशियल पॉइंट कुछ मैटर नहीं करता, मैटर वो रास्ता करता है जो हम ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं। जो कि मैंने 50, 60, 70 मार्क्स का तैयारी करवा दिया है, धीरे धीरे 3-4 दिन में और 60, 70 मार्क्स की तैयारी कराएंगे। 130, 140 पहुंचाने के बाद AATS तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके लॉन्च कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और देखना तुम कि AATS से क्वेश्चंस आएगा। हम पूरा टीचर लगे हुए हैं, मेहनत यहां होती है बेटा। इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे अपन, सारा क्वेश्चन आएगा। तो एकदम दिमाग से हटाओ कौन क्या बोलता है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। याद रखना मेरा एक लाइन हमेशा, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। तो तुम्हें सिर्फ मेहनत करना है, मुझे मेहनत करना है, रिजल्ट अपने हाथ में है ही नहीं। डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट, डोंट बॉदर अबाउट द पीपल की वो क्या अब्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, करने दो यार। क्या फर्क पड़ा तुम्हें, क्या मुझे फर्क पड़ा, नहीं। तो क्यों परेशान हो रहे हो आप तो पढ़ाई करो ना, ठीक, छोड़िए, करने दीजिए दुनिया को। दुनिया को भी, तुम्हें भी तो पता चल रहा है ना, तुम लोग देख रहे हो ना कि कौन क्या कर रहा है, कमेंट में क्या होता है, तो सब पता है यार। बच्चे को, बच्चे से कहां छुपा रहता है, बच्चे से ज्यादा दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता रहता है, करने दो। लेकिन तुम अपने मेहनत को जारी रखो, सिलेक्शन तुम्हें लेना है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए खुशी होगी, तुम सोसाइटी में चेंजेस लाओगे। मैं मास्टर हूं, मैं फिर से अगले बैचेस को पढ़ाऊंगा। वो लोग जो अभी अब्यूज कर रहे हैं वो दोबारा से आएंगे अब्यूज करने के लिए, लेकिन फर्क तुम्हारा नहीं होना चाहिए, रिजल्ट तुम्हारा इफेक्ट करेगा, तुम डेविएट मत हो। समझ गए ना बेटा? चलिए आइए इधर, शायरी सीधा रखें, शायरी सीधा रखा करें, ऐसा बोल रहे हो, ये भी बड़ा मस्त था। आई एम इनोसेंट बोल रहा है, शायरी साइड रखिए सर, और मुझे लगा सीधा, हाँ एकदम सही बात है। तुम्ही लोग तो बोल रहे थे तो समझा रहा था बस। ये हो गया। अब सुपर पोजिशन को देख के जल्दी से क्वेश्चन करो। अब देखना, मैंने यहाँ पे एक चीज सिखा दिया तुम्हें, परमिटिविटी बोलो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, या फिर दूसरा जल्दी से देखो, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या फिर परमिटिविटी बोलो या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, ये सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। तो ये हो जाएगा क्या, ये रेशियो होता है किसका, मैंने अभी सिखाया था कि ये जो के है, के वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो अगर तुमसे पूछता है कि भाई साहब यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, क्या क्या पूछता है तुमसे, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये के और ये के दोनों अलग अलग बात है। ये के जो है वो क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर है, और ये एप्सिलॉन आर को ही दुनिया बोल देती है के, जिसे बोलती है दुनिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर दुनिया बोलती है इसे रिलेटिव परमिटिविटी, ये गलती मत करना। और ये एप्सिलॉन आर हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी तुरंत बता देता हूँ। और ये सब कैसे चेंजेस होता है नेट फोर्स, पोलराइजेशन के चलते। कैसे, पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम के चलते, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम के चलते नेट फोर्स चेंज करता है, इंटरेक्शन फोर्स चेंज नहीं करता। चलो अब सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पूरा कहानी खत्म हो गया। ये AFMC में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर कर दो जल्दी। AFMC में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोगों को याद ही है, आंसर कर दोगे तुम लोग। क्या पूछ रहा है, चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दे केप्ट सम डिस्टेंस अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स किसी भी चीज में आधे आधे पे होता है, ये एकदम एक तगड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो याद रखना। मैक्सिमम फोर्स हमेशा हाफ हाफ पे होता है, हाफ हाफ पे। तो अगर ये Q चार्ज है तो ये इसका आधा और इसका आधा करोगे तभी फोर्स मैक्सिमम होता है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहां पे बता देता हूं। मान लिया इसमें से Q चार्ज निकाला, तो इसमें Q चार्ज हो गया, इसमें Q, इन दोनों के बीच का दूरी R हो गया, तो फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो हो जाएगा Q माइनस Q बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स है। अब बोल रहा है फोर्स मैक्सिमम, तो फोर्स को करना है मैक्सिमम, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, कितना चार्ज निकाला, तो ये स्मॉल q वेरिएबल है, तो df बाई डी स्मॉल q को 0 कर दो, यहां से निकल जाता है ये
Q/2 इज इक्वल टू स्मॉल q। तो ये रिजल्ट और कॉन्सेप्ट बता दिया। तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना है नीट के एग्जाम में, तुम्हें याद रखना है कि चार्ज आधा आधा होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है। अब पूछेगा मैक्सिमम फोर्स कितना होता है, तो k, ये तुम करो Q/2 इंटू Q/2, तो Q/2 का होल स्क्वायर बाय ये जो भी डिस्टेंस पे बोलेगा d, तो d का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू है, k का वैल्यू लिख दो 1/4πε0 d स्क्वायर, और ये हो जाएगा q स्क्वायर, और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अगर पूछेगा फोर्स मैक्सिमम कितना है तो आंसर ये है बेटा। अगर पूछा कब होगा तो आंसर है Q/2 इंच पे होगा। दोनों चीज बता दिया, बोलो एकदम डनाडन है, पक्का। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये देखो अभी जो पढ़ाया ये पूछा गया है, एक बार नीट में भी आया है। देखिएगा क्वेश्चन को, बोल रहा है टू चार्जेस स्फीयर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। तो स्फीयर्स है, अब ये दूरी की बात नहीं किया, d है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह मान लेंगे अगर डायमेंशंस वगैरह की बात नहीं करा है तो ये d दूरी पे लग रहा है। बोला इफ दे आर इमर्ज्ड इन द लिक्विड, अभी फोर्स F है तो F का वैल्यू हो जाएगा k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर, क्योंकि बोल रहा है क्या, टू चार्ज स्फीयर एट अ डिस्टेंस d, दोनों चार्ज स्फीयर है, बोला कुछ भी नहीं है, और बोल रहा है क्या, दोनों के बीच में F फोर्स है। अब यहां मान लिया q1 इज इक्वल टू q, q2 इज इक्वल टू q, मानने में कुछ नहीं जाएगा। अब इसको उठा के कहां पे डाल दिया, इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, देखो कलर चेंज करो, इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2, देख रहे हो। देन द फोर्स इफ ऑल कंडीशंस आर द सेम, सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो अभी बताया डिवाइडेड बाय k हो जाता है, तो पहला डिवाइडेड बाय k, तो पहला कितना है, तो F/2 हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा F/k, k का वैल्यू 2, आंसर हो जाएगा F/2। बोलो ठीक है, आसान सा, बहुत बढ़िया, सबने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, फटाफट से। एक बढ़िया क्वेश्चन, ये लो जल्दी से इसे सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी टेकल करेंगे, आंसर बताएंगे, जल्दी से स्पीड पकड़ेंगे थोड़ा, जल्दी से। कूलम्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट। टू पॉजिटिव आयंस each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the force of the repulsion between ions, then the number of electron missing from each ion। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा नीट ने, नीट का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो हर एक के ऊपर चार्ज कितना है, q n e के बराबर होता है। अब बोल रहा है टू पॉजिटिव आयंस हैं, each carrying a charge q, तो दोनों का चार्ज अगर स्मॉल q है तो दोनों पे n इंटू ई के मल्टीपल में ही होगा, तो एक के ऊपर भी n ही होगा, दूसरे के ऊपर भी n ही होगा। दोनों को किसी बीच में रख दिया, कितने पे रख दिया, F फोर्स लग रहा है, जबकि इन दोनों को कितना कितना डिस्टेंस पे रखा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, तो d डिस्टेंस पे अगर इसको रखा है तो इसके बीच का फोर्स जो है वो हो जाएगा k, q1 q2, तो हो जाएगा n स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर d, हो गया खत्म। क्या पूछा, n का वैल्यू निकल गया क्या, कितना आसान है, सिर्फ दो चीज को मिलाया, एक q बराबर n e को और एक कूलम्स लॉ को, देखो क्वेश्चन खत्म। बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना मिसिंग है, तो n बताओ, तो n का वैल्यू के लिए 1/4πε0 d स्क्वायर, ये इधर आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे 4πε0 d स्क्वायर इंटू f, और यहाँ पे बेटा ये ई स्क्वायर जो होगा वो नीचे हो जाएगा बेटा, और ये एन स्क्वायर है तो रूट भी चढ़ा दोगे बेटा, ये एन निकल गया। बताओ सबको अगर एकदम क्लियर होता जा रहा है कि सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कूलम्स लॉ वाले क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं हो, तो ये रहा आंसर तुम्हारा। टेक्निक समझते जा रहे हो तो 4πε0 d स्क्वायर, हाँ कुछ गलत, बी कहाँ है आंसर, गलत बोल रहे हो यार तुम लोग, एफ डी स्क्वायर ऊपर होगा, तो बी थोड़ी है, 4πε0 d स्क्वायर एफ, ये एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, ये होगा सी होगा यार आंसर। गलत क्यों करे जा रहे हो, बी वाले क्यों गलत करे जा रहे हो, मुझे मिल परवेज क्यों गलत करे जा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब अगला क्वेश्चन होता है क्या, पेंडुलम का। तो पेंडुलम का कॉन्सेप्ट 1 मिनट के लिए बताता हूं, उसके बाद धड़ाधड़ इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देता हूं। पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन जो है, पेंडुलम, तो देखो ध्यान से, होता क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, इससे 2 चार्ज पार्टिकल को तुमने रखा है और छोड़ोगे तो ये एकदम से इधर जाने लगेगा, तो ये ऐसे चला जाता है, देखना ध्यान से, ये ऐसे चला गया पेंडुलम, ठीक है बेटा। अब यहां पे ये वर्टिकल बना दिया, इक्विलिब्रियम पे ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये होगा, इसका मास m है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो q है, इसका मास m है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो q है। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो दूरी है इन दोनों के बीच का वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, रस्सी में टेंशन आ जाएगा, यहाँ पे mg फोर्स नीचे लगेगा और इन दोनों के चार्जेस के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, देखते चलो।
ये टेंशन जो है इसका, अगर ये थीटा एंगल है तो वर्टिकली ये भी थीटा होगा। टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। ये इक्विलिब्रियम में ऐसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट जीरो। ये वाला इससे बैलेंस हो जाएगा, ये वाला इससे बैलेंस हो जाएगा। तो टी साइन थीटा एफ ई के बराबर होगा, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। जरा देखना, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर दो तो साइन बाय कैस इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। आज के बाद से ये चीज़ मैं बोलूँगा, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। मैं टेंशन को रोल में लाऊंगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। मैं बोलूँगा एम जी कहाँ पे है भैया, इधर, मतलब नीचे वाला फोर्स, और एफ ई कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स। तो कभी भी अगर ये यहाँ पे रहे, हवा में रहे, पानी के अंदर चले जाए, मैं करूँगा क्या, इक्विलिब्रियम पे जो भी एंगल बनाएगा, ध्यान से सुनना, ये जो इक्विलिब्रियम पे जो भी एंगल बनाएगा, ध्यान से सुनना, उसके टेन थीटा को मैं करूँगा क्या, मैं टेन थीटा को लिखूँगा यहाँ से क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स। अब इसको याद रखो, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स। ये चीज जब तुमने मेरा समझ लिया डबल ए स्टार कि सर आपने सिखाया हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स, तो 2 सेकंड के अंदर कोई भी पेंडुलम का कैसा भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कैसा भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो यहां पे जिधर थीटा उधर कॉस, तो इसलिए ये कॉस, ये वाला साइन, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। याद रखना ये इक्विलिब्रियम वाला चीज है, इसके ऊपर बहुत एनालिसिस मैं दूंगा तुम्हें। लेकिन यहां पे पहले एक चीज को समझो कि tan थीटा हमेशा एफ हॉरिजॉन्टल बाय एफ नीचे वाला, एफ डाउनवर्ड लिख देता हूं, इंग्लिश लिख रहा हूं अगर, तो एफ हॉरिजॉन्टल बाय एफ डाउनवर्ड होता है। अब देखो कैसे क्वेश्चन तुरंत से, ये क्वेश्चन खूब आया एग्जाम में, पढ़ना देखना। बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्जेस फेयर ऑफ मटेरियल डेंसिटी रो सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इक्वल लेंथ आर मेकिंग एंगल थीटा बिटवीन द स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग के बीच का एंगल इसने थीटा बोल दिया भैया, ये थीटा है तो आधा आधा ले लो, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स, ये 2 सेकंड में तुम लिख दोगे tan थीटा बाई 2 का वैल्यू। बोलो ये एंगल थीटा बाई 2, तो ये भी थीटा बाई 2, क्योंकि ये बोला है बिटवीन द स्ट्रिंग्स। देखो मेक्स एन एंगल थीटा बिटवीन द स्ट्रिंग्स। खत्म करो, अब पढ़ो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, इसका डेंसिटी कितना है बेटा, रो, तो इसका क्या होगा, मास mg। mg क्या होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये हो जाएगा इसका मास नीचे। देखो अब क्या बोल रहा है कि व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंगल थीटा रिमेन्स द सेम। ये ऐसा ही रहा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ऐसा ही, लेकिन अब इसको लिक्विड में डाल दिया। देखना ध्यान से देखना, अब लिक्विड में डालने के बाद क्या होगा, देखना जैसे ही लिक्विड में डाला तो चीजें चेंज हो गई। पहले क्या था वो देखो, पहले tan थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा वो देखो, पहले tan थीटा बाई 2 का वैल्यू है एफ ई बाय एम जी। देखो अभी सिखाया मैंने, एफ ई बाय एम जी, हॉरिजॉन्टल वाला बाय नीचे वाला, तो एम जी क्या है, रो वी जी, तो लिख लो एफ ई बाय रो वी जी हो गया। अब नया वाला tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, एफ ई पे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, यस सर, एफ ई अप हो जाएगा एफ ई बाय के, हाँ, और ये यस सर ये भी पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगने लगेगा। बॉइंट फोर्स डिसाइड करता है लिक्विड का डेंसिटी पे। देखो एक और चीज सिखा देता हूँ, बॉइंट फोर्स डिसाइड करता है कि ये जो बॉडी गया वो कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, उसका डेंसिटी प्लस इसका वॉल्यूम इंटू जी, ये बॉइंट फोर्स है। अब ये तो ऊपर आने लगा, पहले तो ये नहीं था, पहले तो ये नहीं था, अब आने लगा, पहले ये नहीं था अब आने लगा, पहले ये नहीं था अब आने लगा। तो ये एफ ई ऊपर है और एम जी नीचे, एम जी क्या होगा, रो वी जी। अब मेरे को नीचे वाला लेना है तो हमेशा इसमें से इसे घटाएंगे, तो नेट फोर्स जब नीचे वाला लोगे तो रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी, और ये एफ ई बाई के। तो अब भी एंगल वही है, क्वेश्चन वालों ने बोला थीटा रिमेन्स द सेम, तो tan थीटा बाई 2 अब क्या होगा, एफ ई बाई के, देखते चलो, और ये क्या होगा, वी जी कॉमन, ये रो माइनस सिग्मा हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा, और ये हो जाएगा वी जी। देखो और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि इधर बराबर है। कितना इजी वे में तुम्हें समझ आया जब तुमने डबल ए स्टार लगाया आदित्य आनंद का। और ये क्या है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, या इन दोनों को बराबर कर दो तो ये लिखो एफ ई डिवाइडेड बाय रो वी जी इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय के इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। देखो मजा आ गया होगा तुम लोगों को, खुपाच खुपाच, टकाक 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 टकाक, बचा क्या, के इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो गया, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा।
कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर रो सिग्मा ये सब दे देगा तो तुम इजीली बोल पाओगे रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा आंसर होगा क्या। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाना था, ये चीज की किस तरीके से देखो Fe/mg हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय नीचे वाला फोर्स के ऊपर कहानी खत्म हो जाता है पेंडुलम का। इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। हम प्रैक्टिस करेंगे जब ये वाला सेशन लाएंगे, लेकिन अभी आपको चाह के आज पेंडुलम के 3 क्वेश्चंस जरूर लगा लेने हैं, मैं होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर किया मैंने क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है बेटा। सब लोग मेरे साथ हैं, एकदम मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन चल लो। ये क्वेश्चन तो देखो जल्दी से क्या बोल रहा है 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अब देखना बोला है 2 पार्टिकल है, मास भी है और चार्ज भी है। 2 पार्टिकल है, मास भी है, चार्ज भी है, m भी है, q भी है, q भी है। अब q के बारे में नहीं पता मुझे, m भी है। m क्या कर रहा होगा, इसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दे रहा होगा Fg, और q क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बोल रहा है दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ऐसा कब हो सकता है, जब ये और ये दोनों बराबर हो जाए। ये दोनों बराबर होगा तभी ये दोनों कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा। हाँ सर, बोल रहा है Q/m का वैल्यू बताओ। तो Fg जो होगा वो क्या होगा, तुम्हें पता है Fg का वैल्यू क्या होता है, Fg होता है Gmm, तो Gm² बाय ये वाला बीच का डिस्टेंस जो होगा R²। यहाँ पे Fe क्या होता है, K Q1 Q2 Q² बाय R²। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये और ये खत्म, बचा क्या, K को लिख लो 1/4πε0 और इसको निपटा सकते हो तुम आराम से। यहाँ पे देखो जल्दी से, तो ये चीज़ को देखोगे तो क्या होगा, ये m Q/m, तो ये रहा Q, ये रहा m, तो Q/m हो जाएगा G/K। ये क्या होगा, जल्दी देखो, Q/m हो जाएगा क्या, ये Q/m इसका स्क्वायर, देख रहे हो, Q/m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, G/K, देख रहे हो ना, ये G बाय K का वैल्यू 1/4πε0, तो 4πε0 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट हो जाएगा। तो आंसर Q/m का क्या आया, जल्दी बताओ, √4πε0g। कितनों को ये चीज़ पूरा समझ में आ गया, जल्दी वाई टैप करो, आग लगाओ। सर हमें अब इक्विलिब्रियम भी समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर कब होंगे, हमें पेंडुलम भी समझ में आ रहा है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है पूरा। तो एकदम अगर समझ में आ रहा है मस्त वाला, तो Q/m का वैल्यू आ गया 4πε0g। किधर है देखो, अच्छा जी मिसिंग है क्या, क्या पूछा था, Q/m, हाँ तो 4πε0g ही होगा। यहाँ पे जी मिसिंग है, जी डालो। थोड़ा सा जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप हो रहा है, मैं देख भी नहीं पाता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। पक्का सब लोग एकदम क्लियर है, एकदम मजेदार है, ठीक है। चलिए वेरी गुड बच्चा लोग। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर जो आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि 2 चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, और ये क्या लिखा हुआ है, एंड एट अ डिस्टेंस होना चाहिए, एट अ डिस्टेंस, सॉरी, एंड एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। 2 चार्ज है, R डिस्टेंस पे है, F फोर्स लग रहा है, ठीक। दोनों के ऊपर चार्ज नहीं बोला, Q1 Q2 मान लेते हैं। तो F बराबर क्या हो लिखोगे, K Q1 Q2 बाय R²। अब देखो क्या बोल रहा है, बोला इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, तो ये भी Q1/2 है, ये Q/2, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, तो R का वैल्यू कर दिया 2R, ये K Q1 Q2 बाय R², तो 2R का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको कर दिया हाफ, तो ये K तो हुआ, ये Q1 और Q2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 4 4 4 जा 16, तो ये K Q² बाय R² जो हो गया वो F हो गया, तो ये F/16 हो गया। तो क्या हो गया, फोर्स जो हो गया नया वाला वो क्या हो गया, 16 टाइम से डिक्रीज हो गया। तो डी आंसर। ऐसे छोटे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तुम एकदम 4 डालोगे, तुम्हें बिल्कुल विश्वास रखना है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया पूरा का पूरा, इक्विलिब्रियम वाले, पेंडुलम वाले, चार्ज मिसिंग वाले, तो ये सब चीज़ बस दिमाग में सेट करके, ठीक है। RN साजी बोल रहे हैं क्वेश्चन हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया करो। क्वेश्चन हिंदी में तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश कहाँ बोल रहे हैं। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब सेम, एंड एट अ डिस्टेंस R दूरी पे ये दोनों को रख दिया, एक्सर्ट अ फोर्स F ईच अदर, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F लग रहा है। मतलब इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, चार्जेस आर हाफ्ड का मतलब आधा, तो ये आधा कर दिया, ये आधा कर दिया, तो मैंने यहाँ पे भी आधा किया, तभी 2 और 2 4 लिखा है यहाँ पे।
एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल्ड, तो आर को किया डबल तो 2r कर दिया, 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और 4 हो जाएगा 16, तो आंसर आ गया बेटा। ठीक है, और भी बोल दिया करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सबको एकदम मजेदार समझ में आ रहा है तो जल्दी से एकदम मजेदार तरीके से वाय आग सब लगाते रहिए। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। कूलम्स लॉ में तुमने खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, 2-4 क्वेश्चन ये एक बार अटेम्प्ट करना, नीट 2013 का क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को, दुनिया का हर एक मास्टर ये करेक्शन करा देता है। ये 2019 का क्वेश्चन है, देखो क्या आया है, एकदम आसान से कर पाओगे। चलो चलो करना तो ये वाला क्वेश्चन देखो, तो 2019 में अभी तुरंत आया है क्वेश्चन, पढ़ना तो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस। सारे लोग अटेम्प्ट करो, तो टाइमर भी ऑन कर दे रहा हूं, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ बच्चों, स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो, पढ़ो क्वेश्चन को। 2 point charges A and B having plus q and minus q respectively are placed at a certain distances apart and force acting between them is F। देखो ध्यान से देखना, force acting between them is F if 25% charge of A is transferred to B। अब क्या किया, एक के ऊपर प्लस q है, दूसरे के ऊपर माइनस q है, इससे 25% है ना, 25% का मतलब क्या, 1/4 है ना, 25% का मतलब 25/100, तो यह 1/4, इसका 1/4 इसको दे दिया, तो इस पे कितना बचा, q माइनस q/4, तो क्या हो जाएगा, ये 3q/4 बच गया, इस पे आ गया तो -q प्लस q/4, तो ये क्या बचा, देखो ध्यान से, -3q/4 बच गया। देख रहे हो, देखो कितना मजेदार है। दोनों को सम करो, पहले भी 0 था अब भी 0 होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व है, नेट चार्ज कहीं गया नहीं, यहां से 25% चार्ज उठाया और इसे पटक दिया, देख रहे हो ना। 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, ए का 25% बी, देन द फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स, पहले कितना फोर्स था भैया, एफ, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया, एफ का वैल्यू होगा के क्यू स्क्वायर माइनस का बाय आर स्क्वायर, और अब क्या हो गया, ये देखो के, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो रख ही लो, इसके ऊपर गेम करो हमेशा, ये 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये क्या हो गया 9/16, तो आंसर क्या हो जाएगा 9/16, और ये तो पुराना वाला है, तो आंसर हो गया बी। देखो 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 देखो, कुछ भी है जान, कर लोगे पक्का। हाँ, लर्न मत करो क्वेश्चंस, देखो कि मैंने क्या किया। अब यहाँ पे 25 के बदले 125 बोल देता, क्वेश्चन वाला बोलता 50% दिया, तो q/4 थोड़ी करते बेटा, q/2 करते तब। तो कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बड़ा कुछ नहीं चेंजेस आने वाला है, पक्का एकदम समझ में आता जा रहा है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चा लोग, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो पेंडुलम के 2-4 क्वेश्चंस करना है आप लोगों को। ये अब थोड़ा सा चीज़ें मैं किसके ऊपर ला रहा हूँ, पोटेंशियल के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूंगा, अब आप लोग करना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो 2013 में आया, 1995 में आया। देखो क्वेश्चन नीट में क्या होता है, 1995 और 2013, PYQ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोग एक भी PYQ मत छोड़ के जाओ फिजिक्स का, डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ से आता है। 25% वाला फिर से देखो, Q का 25% का क्या मतलब है, 25/100, Q इंटू 25/100, तो ये कितना हो गया Q/4। बोला Q/4 चार्ज Q से हटा दिया, इसको दे दिया, तो Q माइनस Q/4 बचेगा इस पे, तो 4Q माइनस Q कितना हो जाएगा 3Q/4, 3Q/4 चार्ज इसके ऊपर बचा, तो इस पे कितना आ गया, पहले था इसके ऊपर -Q, ये जो यहाँ से निकला वो यहाँ पे आया, तो प्लस Q/4 कर दो, तो ये हो जाएगा -4Q प्लस Q, तो -4Q प्लस Q हो गया -3Q/4। देखते जा रहे हो ना, पूरा समझ में आता जा रहा है बेटा, -3Q/4 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन वाला, बोल रहा है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड, ये पुराना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, ओल्ड क्वेश्चन का, कॉपी कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये ओल्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, इसको हटा दो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, समझ में आ गया सबको। और अब नया फोर्स K Q1 Q2/r² से आंसर आ गया, डन है बिल्कुल, ओके वेरी गुड। बोला है Q, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 इक्वल चार्जेस Q, 2 इक्वल चार्जेस है Q, इसके सेंटर पे बीच में एक Q चार्ज रख दिया। देखना एक मजेदार चीज बता देता हूं, बोल क्या रहा है देखो, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात होता है। सिस्टम इक्विलिब्रियम और Q इज इन इक्विलिब्रियम दो अलग अलग बात है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है ये भी इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे, सिस्टम इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है।
अगर बोलता कोई एक चार्ज इक्विलिब्रियम है तो सिर्फ उसे देखते, लेकिन क्योंकि इसने सिस्टम बोला तो सबको देखना पड़ेगा। मतलब अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कैसे रह सकता है। तो बोल रहा है चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। अब ये Q पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये देखो सबसे पहले तो ये, लेकिन कंफर्म कर दिया Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ये बीच में है तो ये टोटल डिस्टेंस मान लो 2D है तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा D, ये मानने में है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसके ऊपर तो ये पॉजिटिव हो निगेटिव हो ये तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये बोलेगा चल भाग जा और ये भी बोलेगा चल भाग जा, इधर इधर, ये रेस्ट पे रह ही नहीं पाएगा, ये रेस्ट पे रह ही नहीं पाएगा। और यही अननोन चार्ज है, ये तो फिक्स है। तो अगर ये निगेटिव हुआ, देखो कैसे दिमाग लगाया जा रहा है क्वेश्चन के ऊपर। अगर ये निगेटिव हुआ तो ये बोलेगा चल आ जा मेरे पास और ये बोलेगा चल भाग जा मेरे पास से, और ये बराबर होने की संभावनाएं जागृत हो सकती है। ये अगर निगेटिव हुआ तो ये बोलेगा चल आ जा मेरे पास, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, ये बोलेगा चल भाग जा यहां से, ये और ये बराबर हो सकता है, और ये बोलेगा इसे चला जा मेरे पास, ये बोलेगा इसे चला जा मेरे पास, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। मतलब दोनों में पॉसिबिलिटी है कि अपोजिट फोर्सेस आ रहा है, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में सेट होता जा रहा है। दिस इज व्हाट अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे सारे के सारे 3 चार्जेस को तुम्हें रेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑल थ्री शुड बी एट रेस्ट, मतलब सबके ऊपर जो एफ नेट है वो 0 होना चाहिए। ये है कहानी भाइयों, सबके ऊपर एफ नेट 0 होना चाहिए। तो ये कहानी समझ में आया, निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तो होने से रहा खत्म। अब ये चेक करो, अब इसके ऊपर देखो तो ये, अब किसी एक के ऊपर देखो, इसके ऊपर देखो तो इसका फोर्स इसके ऊपर, इसका फोर्स इसके ऊपर, देखते चलो। और इसके ऊपर इक्विलिब्रियम करो तो एक तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स, तो लगाओ तो लिखोगे के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर बराबर के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये बराबर आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, इससे क्यों नहीं निकला, सब खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको देखो तुम, इसको देखो तुम, इसके ऊपर पता है कि दूरी d है, ये इसको बोलेगा आजा और ये इसको बोलेगा भाग जा, इससे ये दूरी 2D है। तो इसका और इसका फोर्स जो ये वाला है और इसका फोर्स जो ये वाला है, ये दोनों बराबर होगा। तो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम लो या इसके ऊपर तो मिले के कुछ नहीं मिला। तो यहां पे अगर इक्विलिब्रियम लोगे तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर लोगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D का होल स्क्वायर मतलब 4D स्क्वायर। ये लाइन अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में सबको देखो, लेकिन इसे देखने से कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर मैंने इसे या इसे देखना शुरू किया। बात पूरा समझ में आ रहा है बेटा, एकदम दिमाग बिल्कुल सेट हो गया हो। तो ये के से के खत्म, यहाँ पे देखो एक क्यू से ये वाला क्यू खत्म, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर खत्म, हमें यही क्यू तो चाहिए। ये क्यू किसके बराबर हो गया, यहाँ पे एक क्यू बाय 4। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, 2 बार आया है, फिर से आ सकता है। लेकिन निगेटिव भी तो माइनस क्यू बाय 4 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितने लोग एकदम बवाल मचा रखे हैं, जल्दी से वाइट अप करो, थोड़ा सा गर्म पानी पीने दो और थोड़ा सा विक्स लगा देने दो। तो ये पूरा का पूरा मैंने तुम्हें बता दिया है कॉन्सेप्ट सारा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते जाएंगे, एक ये क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए जाके मुझे समझ आ जाए कि बच्चे लोगों ने एकदम 4 डाला है। आंसर बताइए, 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, कहाँ दिक्कत है, जो लोग रिपीट बोल रहे हैं बताऊंगा, रिपीट मत बोलिए। तस्मिया बेटा बोल, कहाँ दिक्कत हुआ। सिस्टम का मतलब होता है तीनों के ऊपर फोर्स को 0 करना है। चार्ज तो पॉजिटिव है ना, क्यों, तो मैंने कहाँ बोला निगेटिव है ना, मैंने कहाँ बोला। अंकिता बेटा आपको लग रहा होगा कि सर का स्पीड है, लेकिन आप समझो 20 दिन में जो आप पढ़ते हो बेटा 40 घंटा में, वो अगर मैं 2 घंटे में कराऊंगा तो कैसे बेटा स्पीड नहीं बनाएंगे, आप खुद सोचिए ना अंकिता। अंकित शर्मा खुद सोचो कि मैंने इस क्वेश्चन को बताने में कितना टाइम दिया, खुद सोचो बेटा। तुम ही करवा दिया था। ये जो क्वेश्चन अभी लाया था, इसके कॉन्सेप्ट्स बताए सबसे पहले तुम्हें मैंने कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है, पहले वो समझो बेटा। तुमने पीछे वाला क्वेश्चन पूछा तो पीछे वाले का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया था, इस क्वेश्चन का नहीं बताया। ये पिछले क्वेश्चन का है तो इसको हटा देता हूँ मैं।
लेकिन तुम देखो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम को मैंने समझाया सबसे पहले तुम्हें, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, ये देखो ये क्वेश्चन था कि सिस्टम का मतलब होता है ये भी रुका हो, लिखा भी ऑल थ्री शुड बी एट रेस्ट। कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई कीजिए ना बेटा, कोई बात नहीं है, मैं स्लो कर देता हूँ स्पीड, जहां तक हो पाएगा वो आराम से कर लेते हैं, ठीक है। मीडियम स्पीड पे काम करते हैं, ठीक है बेटा, सब लोग एकदम क्लियर हो, मीडियम स्पीड पे काम करते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, स्पीड इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा चैप्टर बेटा 2 महीना चलता है, 30 लेक्चर 25 लेक्चर पूरा 2 महीना, कम से कम 20-40 घंटे, उसको 2 आवर्स में जाओगे तो थोड़ा पेस तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, चीज़ों को भी तो समझिए, है ना। ठीक है चलिए, तो ये सिस्टम का मतलब होता है ये भी रुका हुआ हो, ये भी रुका हुआ हो, ये भी रुका हुआ हो, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच में रिपल्सन, तो इनके बीच का फोर्स जो है वो अपोजिट है, इसीलिए रिपल्सन दिखाया मैंने, के क्यू कन्क्यूटिव आर स्क्वायर, और ये वाला बराबर होगा तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। और ये क्वेश्चन वालों ने बोला सो दैट सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो इसके ऊपर जो इनका रिपल्सिव फोर्स है और इसका अट्रैक्टिव फोर्स है ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये जो होगा के क्यू क्यूब है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने डी और डी मान लिया, तो 2d का होल स्क्वायर तो 4d स्क्वायर, और ये जो अट्रैक्टिव वाला फोर्स है बेटा के क्यू क्यू, देखो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी स्क्वायर, ये अट्रैक्शन है, इसीलिए दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर किया है मैंने, ठीक है, और डायरेक्शन वाइज अपोजिट ऑलरेडी है, तभी मैं बोल सकता हूं कि ये रुका हुआ होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों बराबर होगा, ठीक है, पक्का, वेरी गुड बेटा। तो ये चीज़ समझ में आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे सटीक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिया था, जरा देखिएगा, इसमें देखो वेक्टर है, सब जगह वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म के ऊपर ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक है, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे प्लस ई नाम का चार्ज है और यहाँ पे ई नाम का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रेडियस आर है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। अगर ये आर कैप की बात करोगे तो वो इधर की तरफ होगा, लेकिन फोर्स इधर की तरफ होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा प्लस माइनस में, ये फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स के बराबर होगा, तो के Q1 Q2, क्योंकि बोला हाइड्रोजन एटम इसीलिए ई और ई ही हुआ, ई स्क्वायर। हम फोर्स में कभी भी माइनस और प्लस नहीं लेते, लेकिन क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म बताना है और ये फोर्स आर के अपोजिट में है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसको मैं आर स्क्वायर लिख दिया, और इसको मैं डायरेक्शन देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आर कैप लिखूंगा, ये हो गया वेक्टर, लेकिन आर कैप इधर होगा, उसके अपोजिट में है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, ये चीज़ पूरा कहानी है। लेकिन ए कैप का वैल्यू होता है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यहाँ पे आर कैप को क्या लिखोगे, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर आर के बराबर ही है, तो वेक्टर आर बाय आर इससे रिप्लेस हो जाएगा, आर कैप से, किससे रिप्लेस होगा, आर कैप से, तो वेक्टर आर बाय आर ये आर क्यूब हो जाएगा। तो देखो वेक्टर फॉर्म में ये के माइनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर क्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सही चीज़ है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या है, क्या कैप है, यस कैप है, तो कैप में निगेटिव है, नहीं तो गलत है, देखो ध्यान से, कैप है निगेटिव है लेकिन आर क्यूब है, लेकिन कैप अगर होगा तो आर स्क्वायर होगा, तो ये भी गलत हो गया, देखते जा रहा हूँ ना, पॉजिटिव है आर कैप है लेकिन ये नहीं होगा, तो ये माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर बाय आर क्यूब। तो खरबड़ी में ऑप्शंस कैसे बढ़िया बना रखा है, देखो देखो, तुम लोग सी बोल दिए ना, गलत हो गया, देखो देखो देखो, सारे लोग सी बोल रहे हैं, देखो गलत हो गया, यहाँ पे आर कैप है और नीचे आर क्यूब है। ऐसे मिस्टेक बेटा पक्का गारंटेड एग्जाम में करके आते हो तुम, समझ रहे हो, समझ रहे हो, बोलो बचवा लोग, पक्का। तो ये कहानी है भाई, ये कहानी है कि इसको मिस्टेक नहीं करना है बच्चे, ढंग से वेक्टर फॉर्म है, दिमाग को शांत करके, सर ने बोला है आर कैप इधर होगा तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ होगा, इस आर कैप के अपोजिट में होगा, ये सही चीज़ लिख दिया। अब इसको वेक्टर फॉर्म से कन्वर्ट करने का तरीका भी तुम्हें आता है, ये भी तुमने सेट कर लिया और आंसर आ गया, बोलो मस्त मजा आ गया क्या, ठीक है, यस ग्रेट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आप लोगों को मैं यहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चंस 80-88 का है, जरूर कर लेना, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस, एक बार मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं,
ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ले आऊँगा मैं, जब मैं तुम्हारे लिए नीट के लिए और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस लाता हूँ ना ब्रह्मास्त्र में, तो ब्रह्मास्त्र में यहाँ पे जो मिसिंग क्वेश्चंस होंगे, जो मुझे लग रहा है कि आने वाला होगा, वो वहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे कूलम फोर्स के ऊपर बहुत सारा एनालिसिस किया। अब मैं आपको डायपोल पढ़ाना चाहता हूँ, गॉस लॉ पढ़ाना चाहता हूँ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ, और उसके बाद आपका स्टार्ट करने वाला हूँ पोटेंशियल। तो जल्दी से इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया पैकेज मिल रहा है 2 आवर्स में। देखिएगा सारे बच्चे, अब कंटिन्यूस चार्ज बेटा 3 तरीके का होता है, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। बड़ा ही काम का। वॉल्यूम चार्ज का मतलब हो गया कि इसके ऊपर वॉल्यूम में चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, मान लो इसका रेडियस आर है, तो इसका जो डेंसिटी होगा वो होगा Q/4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज। अगर सरफेस की बात करें तो या तो वो इसके हॉलो स्फीयर बोलेगा, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो बोलेगा, जिसके ऊपर क्यू चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंदर में नहीं रह सकता है चार्ज। या कंडक्टर बोलेगा, कंडक्टर के ऊपर भी कोई चीज़ डालते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई भी चार्ज डालते हैं तो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग, तो चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ पे सिग्मा डिसाइड होता है, और वो क्यू बाय ये सरफेस एरिया अगर आर है तो आप लिखोगे 4πr²। ये क्या हो जाएगा, Q/4πr²। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे, यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैम्डा होगा। क्या होगा बेटा, लैम्डा। तो यहाँ पे आप समझोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। इसका लेंथ क्या है, L है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे लैम्डा, तो ये क्या होगा, Q/L। और अगर यही सब चीज़ छोटे चार्जेस के लिए लिखोगे, एक छोटा सा यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, r डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का एक वॉल्यूम ले लिया मान लो, अगर ये वॉल्यूम dv है मान लो, और इसके ऊपर चार्ज dq है, तो यही चीज़ को तुम एक और चीज़ लिख सकते हो, dq/dv। देख रहे हो ना, यही सिग्मा को लिख सकते हो q बाय, अगर छोटा सा एरिया ले लिया ds, और यहाँ पे चार्ज ले लिया dq, तो तुम लिखोगे dq/ds। ये भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे अगर एक छोटा सा x डिस्टेंस पे जाके एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया मान लो, dx विड्थ का क्या क्या एक एलिमेंट ले लिया जिसके ऊपर dq चार्ज है, तो यहाँ पे लिख सकते हो dq/dx। अब ये कहानी पूरा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। अब कैसे चार्ज होंगे इससे, सपोज करो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है मान लो ये तीनों मैंने बता दिया कि छोटा चार्ज लैम्डा ये हो जाएगा, सरफेस चार्ज dq/ds हो जाएगा, और ये वॉल्यूम चार्ज अगर इस तरीके से छोटा सा वॉल्यूम लेते हो तो dq/dv हो जाएगा। अब चीज़ें यहाँ पे नहीं रुकती है, चीज़ें यहाँ पे रुकती है। देखो अगर बोल रहा है पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r, ये देखो ऐसे, ऑन द एक्सिस ऑफ वन एंड ऑफ अ थीन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L है, हैविंग अ चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। यहाँ पे एक q चार्ज दे दिया बेटा, क्वेश्चन वालों ने क्या दे दिया, q चार्ज, ये लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बोल रहा है यहाँ से एक स्मॉल q चार्ज r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q चार्ज है। अब तुम्हें लगेगा कि सर ये चार्ज है, ये चार्ज है, इस पे कूलम्स लॉ लगा देंगे, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अब इस चार्ज से ये दूरी फिक्स नहीं है, ये L दूरी पे है अगर, तो ये दूरी छोटे से चार्ज का कुछ और है, इसका चार्ज का कुछ और है, इसका चार्ज का कुछ और है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन मैं तुम्हें डबल ए स्टार दूंगा। यहाँ पे तुम देखो, ये जो चार्ज है Q, वो यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है, R दूरी पे, ये क्या है, R+L दूरी पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर उसी फॉर्मेट में आएगा कि फोर्स जो होगा वो K Q1 Q2/r², लेकिन r² नहीं कि r1 r2 हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था। वैसे इंटीग्रेशन से करोगे तो x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट लेना पड़ेगा बेटा, इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज लिखना पड़ेगा लैम्डा dx। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा Q/L। ये एम्स में, नीट में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो dq हो जाएगा Q/L, और ये हो जाएगा dx। और ये dq जो है, अब ये x दूरी पे है, एक छोटा सा फोर्स निकालेंगे df, कैसे, k dq q/x², और इसको इंटीग्रेट कर दोगे r से लेके r+L तक। अब मुझे पता कि इस कॉन्सेप्ट में किसी को भी इतना सा दिक्कत है, मैं दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचबारा, 10 बारा बताऊंगा अगर इतना सा भी दिक्कत है। लेकिन अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और इसको इंटीग्रेशन का तुम्हें मन है करने का, तो Q/L इंटू dx लिख दो, ये x² को ऊपर ले जाओ, x का पावर -2 dx का इंटीग्रेशन करके लिमिट रखो, रिजल्ट यही आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, K Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q, तो लिखो Q।
और अब ये R1 R2 तो ये R दूरी पे है, ये R प्लस L दूरी पे है, तो R इंटू R प्लस L। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये अपना डबल स्टार हो गया। और ये बेसिक मेथड, मैं हमेशा बेसिक फिजिक्स पे ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं बोला कि चार्ज क्यू एल लेंथ पे है, कुछ चेंज कर दिया, जैसे बोल दिया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स पे है, ये बोल दिया, तब तुम्हें यही करना पड़ेगा। यहाँ के लैम्डा को लैम्डा नॉट इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, क्यू एल नहीं लिख सकते तुम। और लैम्डा इंटू एक्स डी एक्स उसके बाद यहाँ रख के फिर इंटीग्रेट करके फिर जो रिजल्ट आएगा वो लिखना पड़ेगा। यहाँ तो क्यू और एल था, कांस्टेंट था, इसीलिए ये चीज चल गया, ये हमेशा नहीं चलेगा। सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, देखो हमेशा ये चीज नहीं चलेगा। दो चार्जेस के ऊपर में फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका पहला डिस्टेंस लो और इसका दूसरा डिस्टेंस लो, क्योंकि इस रीजन में है, तो यहाँ पे R1 R2 हमेशा होगा। तो R1 ये दूरी पे है और R2 R प्लस एल पे है, ये आंसर हो जाएगा के Q बाय आर इंटू आर प्लस एल। किधर है देखो, डी आंसर है, डी टिक कर लिया तुमने। अब इसका बेसिक मेथड भी समझो। बेसिक मेथड के लिए क्या करना होगा, x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लो, इसके ऊपर चार्ज dq निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में कूलम्स लगेगा। तो k q dq, इसीलिए मैंने लिखा k q dq बाय ये दूरी जो है एक्स स्क्वायर। लेकिन dq कैसे निकलेगा, उसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें कि ये लैम्डा dx से निकलेगा, जो कि अभी तुरंत बताया कि लीनियर चार्ज अगर है इस तरीके से तो तुम dq बाई dl लिख सकते हो। अगर छोटा सा डिस्टेंस को dx लिखोगे तो dq बाई dx लिख सकते हो। किसे, लैम्डा को, क्योंकि ये लेंथ के ऊपर चार्ज है। जैसे अभी यहाँ पे पढ़ाया कि ये लेंथ के ऊपर चार्ज है, ये dq dx डिस्टेंस पे है, तो dq बाई dx लिख सकते हो लैम्डा को। लेकिन ये पता था इसीलिए, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही सवाल आता है। एकदम सही आशुतोष सिंह, एकदम सही बेटा। हमेशा PDF सेंड करते हैं, अभी भी करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से, अब ये सारा चीज समझने के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो दोनों के लिए वैलिड है। सुपरपोजिशन बोलता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो अब ये जितना फोर्स इसको लगाएगा तो ये भी इसको लगाएगा, ये जितना इसको लगाएगा ये भी इसे लगाएगा। एक और मान लो Q4 है, ये इसको जितना लगाएगा उतना ये भी लगाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा फोर्स तुम मानोगे नेट। तो सुपरपोजिशन बोलता है कि सबका इंडिविजुअल एक एक बार में निकाल लो, और फिर इसके ऊपर अगर एफ नेट निकालना है तुम्हें, तो तुम इसके ऊपर इसका सबका वेक्टर सम कर दो। यही सुपरपोजिशन है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस हम लेते हैं। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो एक क्यू चार्ज के आसपास आर रीजन में एक फील्ड होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगा, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, जिसका वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है। इधर होगा वो भी वैल्यू यही होगा। ये फील्ड की बात कर रहा है। अगर इस फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा। कितना, ये फील्ड और इंटू क्यू नॉट। तो फोर्स जो होता है वो चार्ज इंटू फील्ड होता है। देखो मजा आ गया। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या होगा, हमेशा फोर्स ले लो और यहाँ पे जो भी चार्ज रखो उससे डिवाइड कर दो। अगर ये चार्ज यहाँ पे 1 कूलम ले लिया तुमने, ये वाला चार्ज कितना ले लिया बेटे, 1 कूलम। कितना ले लिया, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर किसी फोर्स निकालो किसी चार्ज के चलते, वही फील्ड होता है। 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर तुम फोर्स निकालो वही फील्ड होता है। 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर तुम फोर्स निकालो वही फील्ड होता है। कितना इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो तुम फोर्स निकालो वही फील्ड है। तो यहां पे अगर कभी भी किसी के चलते फील्ड निकालना है, मान के चलो हाँ 1 कूलम का चार्ज है, तो फोर्स क्या होगा, के Q1 और Q2। ये Q2 1 हो जाएगा, तभी ये Q0 और Q0 खत्म हो जाएगा। तो के Q1 बाय आर स्क्वायर होगा अगर ये चार्ज Q1 है। देखते जा रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दूसरा चार्ज ही 1 मान लो, तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स ही फील्ड है। 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स ही फील्ड है। 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स ही फील्ड है। और फील्ड का सारा मैकेनिज्म वही होगा जो फोर्स का है, और फील्ड और फोर्स में इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन अभी तुरंत करवाता हूँ फटाफट से। अब मैं तुम्हें फील्ड के ऊपर जल्दी से देखना।
अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं कर सकता, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी शार्प कॉर्नर नहीं बना सकता, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। कंडक्टर के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे अटैक करता है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इस तरीके से स्ट्राइक किया तो ये यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन हमेशा 90 डिग्री पे होगा अगर कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 है तो अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगा। ये सब सारे प्रॉपर्टीज हैं, एक बार आप लोग जरूर रीड कर लें बच्चों, जरूर रीड कर लें। यहाँ पे ये सारा चीज़ क्लियर होता जा रहा है। यस, अब ये जो चीज़ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा हूँ ना, अब वहाँ पे देखो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज के चलते इस तरीके से स्प्रेड होगा। अगर यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है ये बताऊंगा अब। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इसके चलते भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर फेंकेगा, दोनों अगर बराबर हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। तो दो पॉजिटिव चार्ज के चलते इस तरीके से रिपल्सिव फील्ड होता है, और यहाँ पे एक लाइन होता है जिसमें इसके चलते फील्ड इसके चलते फील्ड दोनों बराबर होगा। लेकिन क्या यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका हर एक चीज कैंसिल आउट होना चाहिए। इधर और इधर अगर लोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इधर का फील्ड जो होगा वो कैंसिल आउट ही नहीं होगा। बोलो, इधर का फील्ड जो है वो कैंसिल आउट ही नहीं होगा। बोलो हाँ है ना? पक्का समझ में आ रहा है? कैंसिल आउट ही नहीं होगा फील्ड, इसीलिए क्या होगा जल्दी से बता दो। ये जो दोनों हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे फील्ड 0 नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अपोजिट होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला। ठीक है बेटा, जल्दी से देखो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करवाता हूँ। ये क्वेश्चन लो, जल्दी से देखना, पढ़ो क्वेश्चन को। बोला इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ L। एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये है। और बोल क्या रहा है, क्यू चार्जेस है सब जगह। बेसिक चीज डाल के फिर ब्रह्मास्त्र में सारे टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। बोल रहा है लेंथ ए सारे में क्या है, लेंथ है। क्या है, ए लेंथ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज बी विल बी। अब बोल रहा है कि ये ABCD है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है बेटा, ये क्या है, ABCD है सारा का सारा। क्या है ये, ABCD है। अब इसमें फोर्स पूछा तुमसे, आराम से कर पाओगे? जल्दी बताओ। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस है, तो देखो ध्यान से, ये बोलेगा इसे चल भाग जा, ये बोलेगा इसे चल भाग जा। ये दोनों फोर्स बराबर होगा क्योंकि ये दूरी बराबर है, चार्ज बराबर है। अगर दो फोर्स बराबर होता है तो उसका रिजल्टेंट बीच से निकलता है एकदम, और वो F√2 हो जाता है। देखो मजा आया। अब ये F का वैल्यू कितना है वो बता सकते हो तुम। ये Q बराबर है तो KQ²/A² होगा। लेकिन ये भी बोलेगा चल भाग जा, ये +Q और ये भी इसको ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, तो एक फोर्स तो इधर F/√2 आ चुका है, F√2 आ चुका है। ये दूरी कितना है, ये A है, ये A है, तो ये हो जाएगा √A² + A²। क्या हो जाएगा, √A² + A²। ये दूरी हो जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगा 2A² का √। तो ये क्या होगा जल्दी बताना, हो जाएगा √2A। ये क्या हो जाएगा बेटा, √2A। अगर ये √2A है तो यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा, ये इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा वो देखो, Q² बाय A√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2A²। अब देखो ये फोर्स को तुमने F बोला तो ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा F/2। यानी कि एक फोर्स F/2 लगा इधर की दिशा में और इसका रिजल्टेंट F/√2, तो इन्हीं दोनों का सम तो नेट फोर्स है। ये सबसे आसान मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये मेरा डबल स्टार एकदम ध्यान में रखना, मैं कैसे वेक्टर से खेलना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो F/2 + F√2 ये हो गया आंसर। F/2 + F√2 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये F का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो KQ²/A²। अब देखो ये तो होने से रहा खत्म और ये भी होने से रहा खत्म। अब ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये 1/2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/2 हो गया, और 2 और 2 खत्म, ये हो गया √2। और यहाँ पे देखो ये ऐसा ही कुछ है, 1/2 + √2, तो C आंसर आ जाएगा। और F का वैल्यू KQ²/A², तो KQ²/A², F कॉमन लो तो ये लिख दो, K का वैल्यू हो गया 1/4πε0, ठीक है, इंटू A²। ठीक है, ऊपर में क्या है Q, तो ये हो जाएगा Q², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 + √2। ये देखो आंसर।
तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √2 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। सी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो पक्का? सब लोगों को अगर पूरा समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहानी सर आपने बताया है, अभी फील्ड के बारे में, अभी तक आपने पूरा फोर्स के बारे में बता दिया, अब आपको मैं गॉस लॉ और डायपोल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाइए, डायपोल और गॉस लॉ को क्लियर करते हैं। ठीक है बेटे, यस सर, चलिए जल्दी से आइए डायपोल और गॉस लॉ के ऊपर। बेटा बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को कवर अप करता हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक को कवर कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस ले। फील्ड लाइंस के बारे में बात कर ली हमने थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ बोलता है कि अगर तुम्हें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इलेक्ट्रिक, तो ये होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का टेक्निक है। और फ्लक्स पहले से हमने पढ़ रखा है। क्या? अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रल लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल। तो ये भी फ्लक्स ही है और ये भी फ्लक्स ही है। अब इन दोनों को रिलेट करके ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। गॉस लॉ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। आप लोग एकदम पूरा एफर्ट दे रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और लगे हुए हैं, पूरा फॉर्मूला दिमाग में सेट कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एफर्ट अगर टीचर दे रहा है तो आपको भी देना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू, लव यू यार। बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताना मुझे कि तुम लोग कितना मैं तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ और ये तुम लोग का दिख रहा है। लव यू, थैंक यू थैंक यू। रिंग के लिए भी बताएंगे, आर्क के लिए भी बताएंगे, 2 सेकंड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रिंग और आर्क दोनों बता दूंगा, अभी देखना। एक मिनट रुको, बस सब बताऊंगा। तुम्हारा मार्क्स 130, 140, 150 लाना हमारा धर्म है अब, ठीक है। तो मैं एकदम धर्म वाला काम करूंगा। थैंक यू, लव यू बेटा। चलिए इधर आ जाइए आप लोग, बहुत शानदार। तो अब गॉस लॉ से 2 तरीके का क्वेश्चन आएगा बेटा। कभी तो चार्ज दे देगा, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करवा के फ्लक्स निकालवा लेगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से फ्लक्स निकालवा लेगा, और कभी इन दोनों को रिलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा देगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ये देके क्यू इनक्लोज निकलवा लेगा। तो 3 तरीके की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की बनती है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो 3 क्वेश्चन मैं फटाफट से बताता हूं और उसके बाद तुरंत से काम करते हैं गॉस लॉ के ऊपर। तो फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, ये एक स्क्वायर है जिसमें इसका साइड a इंटू ए है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से आ रहा है, इसके प्लेन में है ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है जो कि a/2 के डिस्टेंस तक है। कितने डिस्टेंस तक है बेटा? a/2 के डिस्टेंस तक है। कितने डिस्टेंस तक है बेटा? a/2 के डिस्टेंस तक। ये डिस्टेंस a/2 तक है। बताओ फ्लक्स कितना होगा? तो तुम्हें सबसे पहले जानना यह है कि फ्लक्स का एक्चुअल मतलब क्या है। फ्लक्स का मतलब अगर कोई भी एरिया वेक्टर है, कोई भी एरिया वेक्टर है तो उससे पास होना चाहिए। अगर उसके पैरेलल चला गया तो फ्लक्स 0 होगा, पैरेलल चला गया तो फ्लक्स 0 होगा, ऐसे 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 कट होना चाहिए, कट, तब तक फ्लक्स नहीं है। अब अगर ये एक स्क्वायर है और इसके प्लेन में ही ये गया तो क्या इसको ऐसे कट किया है? नहीं। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, बच्चों को ये समझ नहीं आता कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अब देखो ये जो शेप है ये एक ओपन शेप है। ओपन शेप और क्लोज शेप क्या होता है? देखो ये क्यूब अगर मैं बनाता हूं तो ये क्लोज शेप है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर एक क्यूब बनाता हूं तो ये क्लोज शेप है, देखो क्लोज शेप है, ये पूरा का पूरा क्लोज 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 है, ये बाहर है, ये अंदर है सारा, और यहाँ पे कोई चार्ज दे दिया। आप महसूस करो इस चीज को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको महसूस करने की कोशिश करो। ये बाहर वाला फेस है, देख रहे हो ना तुम, ये बाहर वाला है, ये वाला अंदर वाला फेस है, देख रहे हो, ये वाला लेफ्ट वाला फेस है, देख रहे हो, लेफ्ट वाला, ये वाला राइट वाला फेस है, देख रहे हो, ठीक है, ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, ऐसे। तो कहानी क्या है कि अगर क्यूब है तो चारों तरफ से ढका हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कभी भी निकालना हो तो बाहर खड़े हो जाओ। अब इसको देखो, आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा वही एरिया वेक्टर होता है। जल्दी से देखना, क्या? आउटवर्ड नॉर्मल, क्या? आउटवर्ड नॉर्मल। अगर ये एरिया है बेटा तो इस शेप के ऊपर 90 डिग्री का शेप ऊपर ये एरिया वेक्टर है, इसके लिए ये एरिया वेक्टर है, इसके नीचे वाले के लिए ये एरिया वेक्टर है, ये सामने वाले के लिए यहां से निकलता हुआ तेरी आंखों में जाता हुआ एरिया वेक्टर है, ये पीछे वाले के लिए यहां से निकलता हुआ पीछे जाता हुआ एरिया वेक्टर है, ये लेफ्ट वाले के लिए इधर की तरफ एरिया वेक्टर है। दिस इज हाउ एरिया वेक्टर कैन बी डिफाइंड।
इन अ क्लोज सरफेस। अगर कोई एक स्फेयर है, सपोज कर लो स्फेयर है, सॉलिड है, हॉलो है, कुछ भी है, क्लोज है, बंद है पूरा का पूरा, इसका एरिया वेक्टर कहीं पे देखोगे तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना दो, इसके ऊपर 90 डिग्री बना दो, इसके ऊपर 90 डिग्री बना दो, तो यहाँ का एरिया अगर देखोगे तो वो नॉर्मल भी इधर ही है, रेडियल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेडियस से ही नॉर्मल निकलता है यहाँ पे। यहाँ का एरिया वेक्टर अगर लोगे छोटा सा तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा और रेडियस वेक्टर भी इधर ही होगा। तो ये क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर निकालना बहुत आसान होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। लेकिन ओपन में दो पॉसिबिलिटी है, अंदर की तरफ भी एरिया वेक्टर हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे एरिया वेक्टर के बारे में ज़्यादा कोई कुछ नहीं करता, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ओपन शेप है, ओपन शेप में दो पॉसिबिलिटी है एरिया वेक्टर की, ओपन शेप में दो पॉसिबिलिटी है एरिया वेक्टर की। इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझेंगे कि ओपन शेप में दो तरीके से एरिया वेक्टर की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, इसके ऊपर अगर देखोगे कि क्वेश्चन क्या आ रहा है नीट में लगातार, तो इस टॉपिक के ऊपर बल्क में क्वेश्चन आया, जिसमें कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सबसे पहले मैं कराना पसंद करूंगा तुम लोगों को। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने लिया है 2020 का, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को फ्लक्स भी पता चल जाएगा, एरिया वेक्टर भी पता चल जाएगा, चार्ज इनक्लोज भी पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन और पूरा का पूरा कवरेज, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं क्यूब का। जरा ध्यान से देखना बेटा, बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन आएगा, वो भी कर लोगे। पासेस थ्रू द बॉक्स सोन इन द फिगर, द फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी है, तो पहले फ्लक्स निकालो। अब ये एरिया वेक्टर है, कोऑर्डिनेट्स देखो, ये 0 0 है, ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ये ऐसे है y, ये ऐसे है z, ये ऐसे है x। हमेशा याद रखना x क्रॉस y, यहाँ पे देखो x इधर है और y जो है y इधर है, y इधर है, तो x क्रॉस y z नीचे की तरफ होगा। ये फोटो जो है उसमें x y z का कहानी जो है वो गलत लिखा हुआ है, फोटो जो है उसमें x y z का कहानी जो है वो गलत लिखा हुआ है बेटा। द रीजन इज, क्योंकि कभी भी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट करते हो आप, तो x क्रॉस y ऑलवेज z को डिफाइन करता है, x क्रॉस y ऑलवेज z को डिफाइन करता है बेटा। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये जो आई कैप वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये एक्स वाई जेड को अगर ऐसे किसी ने दे ही दिया, मान लो, वैसे ये गलत लिया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स क्रॉस वाई जेड हो सकता है, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट यही है, तो इसको ऐसे ही ट्रीट करो। अभी जो क्वेश्चन है 4x आई कैप है, तो x का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, 0। तो ये शेप से जो कि x डायरेक्शन में, यहाँ पे एक शेप है, फील करो इसको, महसूस करो, यहाँ पे एक शेप है, देख रहे हो, यहाँ पे एक शेप है खड़ा हुआ ऐसे, और आई कैप वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर किया। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो पहला इस एरिया के लिए x का वैल्यू 0 है, तो ये कोई भी फ्लक्स नहीं देगा। फिर यहां से ये दूसरा एरिया पे आया, यहां पे एरिया है, इस एरिया पे x का वैल्यू 3 है, तो ये 3 × 4 12 हो गया, और इसका एरिया बाहर की तरफ है, कितना है वो देखो, ये 0 से लेके कहां तक गया, z में 2 तक, तो ये 2 यूनिट हो गया। और इधर देखो, इधर देखो, ये कौन सा शेप है, ये y है, y मतलब ये 0, देखो ध्यान से, ये 0 से लेके कब तक है, 2 का, तो ये 2 × 2 का ये वाला काम है, तो ये 4 का ये हो गया एरिया, और यहां 4 × 4 × जरा ध्यान से देखना बेटा, ये 3, तो ये देखो कितना मजेदार चीज आया, ये आई कैप वाले को मैंने खेल दिया, 4 4 जा 16 और 3 जा 48 आया एक फ्लक्स, सिर्फ इस और इस शेप के चलते। सीखो इसको, सीखो इसको, समझ आ रहा है पक्का। अब देखो ध्यान से, इस शेप से यहां पे 0 हो गया, यहां पे निकला, इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लिया मैंने, फ्लक्स भी बता दिया, चार्ज इनक्लोज भी बता दूंगा, नेट फ्लक्स भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। अब बोला द डिफरेंस बिटवीन φ1 एंड φ2। अब ये φ1 φ2 को डिफाइन किया है, देखो अब ये बोल रहा है द फ्लक्स, पहले तो मैं ये नया क्वेश्चन बना के सब कुछ निकाल देता हूं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये क्या लिखा हुआ है, चलो, तो यहां पे अब क्या है देखो, अब वाई जे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जे का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके लिए कौन सा एरिया वेक्टर काम आएगा, ये वाला, देख रहे हो, और ये पीछे वाला, तो ये जो पीछे वाला एरिया वेक्टर है उसमें y का वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 + 1 हो जाएगा 1, यानी कि 1 जे कैप का एरिया यहाँ पे है, तो 1 का आएगा, और पॉजिटिव जे कैप अभी इधर बोल रहा है, ये दूरी कितनी है, यहाँ पे देखो z का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो z का वैल्यू कितना है 2,
और ये किस प्लेन में, एक्स में, एक्स का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 एरिया, 3 हो जाएगा ये साइड। और ये साइड चेक करो कितना है ये वाला, इसको उठा के हवा में रखो, हवा में रखो तो y की तरफ देखो, ये y की तरफ है, तो y की तरफ कितना है 0 से लेके 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो एक्चुअल में ये ए बी सी डी, यहाँ पे भी है ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है उसका एरिया कितना होगा वो देखो, ए बी सी डी का एरिया होगा ये वाला, देखो ये वाला 0 से लेके 3 और ये 2, 6 यूनिट हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट का एरिया हो जाएगा इसका। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पीछे वाला है, रुको, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जो है इसको उठा के रखोगे तो ये जो ए बी सी डी है ये है किधर, ये जेड वाले में, तो के कैप वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इससे होता, लेकिन ये वाई जे वाला और एक्स वाला इसके पैरेलल में ऐसे होगा और जे वाला जो यहाँ पे लिख रखा है वो ऐसे होगा, तो ये φ1 का वैल्यू 0 हो जाएगा भैया, ए बी सी डी से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, φ1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जेड वाला जो होगा, ये वाला रूफ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसको कट करेगा। सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज, सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। तो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वो है ही नहीं सर, के वाला है ही नहीं, इसीलिए इससे कोई फील्ड नहीं आएगा। देखो कितना मजेदार है, बी सी जी एफ किधर है, बी सी जी एफ, यही अभी हमने निकाला है यहाँ पे 48, तो ये φ1 माइनस φ2 जो है वो नेगेटिव में नहीं है, डिफरेंस ही पूछा है, तो 48 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 48 इज द आंसर, सीधा 48 निकाल के रख दिया। लेकिन मैं तुम्हें और भी चीज बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं सबके चलते पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसमें, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज क्या होगा, कुछ भी पूछेगा तो तुम टैकल कर पाओगे बेटा। यहां पे ये 0 क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि जेड वाला इसे कट करता, एक्स वाला इसके प्लेन में है बेटा, और या नहीं तो एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री का एंगल है, देखो प्लेन में मतलब 90 डिग्री का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, 90 डिग्री का एंगल है बेटा। यहां पे देखेंगे जल्दी से, ये वाला, ये आई कैप है, ये जे कैप है, बहुत मजेदार। तो आई कैप वाला और जे कैप वाला ही एरिया काम का है, ये जो के कैप वाला जो कट करेगा वो है ही नहीं, तो फ्लक्स कौन देगा बेटा, 42 48 ना यार, 4 तो ये x का वैल्यू 3, 4 3 12, और इसका एरिया निकालोगे तो 2 × 2 आ गया ना, इसका एरिया ये वाला 2 भी और ये वाला 2 2 4 ही हो गया ना, तो 4 × 4 × 3 48 हो गया ना, 42 क्यों लिख रहे हो, ठीक है चिराग 42 क्यों बोल रहे हो, 48, क्योंकि ये वाला के कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ पे देखो के कैप में आई और जे में ही है। अब सुनना एक और चीज, अब मैंने इससे निकाल दिया, इससे निकाल दिया, अब मैंने ऊपर वाले से बोला के वाला है ही नहीं तो खत्म, नीचे वाले से के वाला है ही नहीं तो ये भी खत्म, बचा ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला। बैक वाला के लिए x का वैल्यू 0 है, बैक वाला के लिए y का वैल्यू 0 है, तो ए बी एफ ई, देखो ध्यान से, ए बी एफ ई की बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए अगर देखोगे तो ये ए बी एफ ई ये वाला एरिया है, देख रहे हो ना, और एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में लेके आ गया, जिससे कि फ्लक्स से डर ही खत्म हो जाए तुम्हारा यार, कैसा भी क्वेश्चन आए इस क्वेश्चन को कर दो, 5-7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बोलो सही बोल रहा हूं या नहीं, पक्का। तो इसके लिए जब तुम सॉल्व करने की बात करोगे इस एरिया से, तो क्या होगा, ये वाला एरिया कितना है सर, ये वाला x में जा रहा है 3 यूनिट, और ये वाला एरिया ये कितना है सर 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट का एरिया। और ये किस प्लेन में है सर, वो देखो y वाला काम का आएगा, तो ये अंदर वाले के लिए ये 1 है और ये 6 है, तो ये 6 आएगा आंसर, फाइनली कितना आएगा 6 यूनिट आएगा भैया। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये जे कैप में है, लेकिन ये अंदर वाले का अगर एक क्यूब तुम्हारे पास रहेगा तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये -6 आएगा, समझना बात को। जब यहां से चलता हुआ तुम 2 यूनिट आगे आओगे तो y का वैल्यू हो गया 2, तो 2 2 जा 4 + 1 हो गया 5, 5 इधर की तरफ, और ये एरिया भी यहाँ पे है y में, यहाँ पे है, ये क्यूब है, फील करो इसको, ये क्यूबाइडल है, आगे की तरफ है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये भी 0 से लेके 3 तक जा रहा है, और ये कितना जा रहा है 2 तक, बोलो हाँ है ना, ये कितना जा रहा है 2 तक, तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा कितना, y में कितना आगे गया सर, देखो y में ये 2 गया, तो 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, +5 ये, और इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, और 30 में से 6 गया तो कितना हो गया बेटा, 30 में से 6 गया तो कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। तो अब देखो कितना मजा आ रहा है तुम्हें, ये फ्लक्स
एक्स वाला दिया, ये जो है पीछे वाला ये दिया, आगे वाला ये दिया, ये फ्लक्स वाई वाला दिया, और जेड वाला टोटल फ्लक्स 0 है। ओवरऑल फ्लक्स निकालोगे तो 24 + 48। अगर पूछता कि इसमें चार्ज इनक्लोज कितना है, तो क्यू इनक्लोज जो होता, क्यू इनक्लोज बाई एक्सप्लेन नॉट इज इक्वल टू फाइनेट होता जेड वाला 0, 48 + 24, तो ये कितना होता 48 + 24, और ये क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नेट फ्लक्स। तो क्यू इनक्लोज अगर निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को इससे मल्टीप्लाई कर देते। सोचो कितना मजेदार चीज सब बता दिया, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर पूरा का पूरा एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। रितिका बेटा आप बोल रही हैं 48 नहीं आ रहा है, बता रहा हूं देखो ध्यान से, 48 रितिका का नहीं आ रहा है, ये देखो ये फोटो है। अब 4 इसको देखो बेटा, ये 4x आई कैप है, तो आई कैप वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जो कि सिर्फ 2 तरीके के एरिया में कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें और इसमें। क्योंकि इस एरिया के लिए x का वैल्यू 0 है बेटे, तो अगर आप 4x करोगे तो x का वैल्यू 0 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही आई कैप वाला 0 हो गया इस एरिया के लिए, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं निकला। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड चलता हुआ यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, ये पूरा x में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पे x का वैल्यू कितना है 3, तो ये 4 × x का वैल्यू 3, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। एरिया कितना हुआ, यहां से ये एरिया चाहिए आपको, ये वाला दूरी कितना है z वाला, z में कितना है 2, ये क्या है 0, 0 से 2, तो ये हो गया 2 यूनिट। ये देखो ये किस में है, ये किस में है, ये y में है, y यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे y कितना है 2, तो ये कितना हो गया 2, तो 2 और 2 ये 4 यूनिट का एक सामने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा इंटू 4, तो कितना हो गया 4 3 जा 12, 4 जा 88, 4 4 जा 16, 3 जा 48। सबको अगर मस्त वाला फील आ गया कि सर गॉस लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन रियली में नहीं छोड़ेंगे, तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ। ठीक है, बहुत थक गया हूं यार आज। वाई का मतलब यस, नेहा वाई टाइप करो का मतलब आप यस लिखोगे या कोई भी चीज लिखोगे, इट टेक्स टाइम। वाई का मतलब होता है यस यू गॉट इट, यस यू अंडरस्टैंड इट, गेटिंग। वाई टाइप करने से क्या होगा कि मैं श्योर हो जाता हूं कि मेरे सामने जो बच्चा है उसको जो भी चीज मैंने बताया है वो सब बच्चा समझ लिया है। ठीक है बेटा, ओके चलिए, थैंक यू। अब जल्दी से एक चीज और बताऊंगा डायपोल, उसके बाद छोड़ दूंगा, पोटेंशियल वाला चीज मैं दूंगा फिर से। एक चीज डायपोल बताऊंगा, बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो रही है और 1-2 क्वेश्चंस फिर से सेशन में लाऊंगा। तो अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, डायपोल। डायपोल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं कवर किए बिना छोड़ नहीं सकता हूं अभी। तो डायपोल के बाद पूरा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल बचेगा, कैपेसिटेंस मैंने करा दिया है। तो डायपोल को अभी जल्दी से कवर अप करते हैं, ठीक है बेटा। तो गॉस लॉ के ऊपर आपको कवर अप करना है पूरा का पूरा, और डायपोल से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो जल्दी से आ जाइए और डायपोल के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे शुरू कर देते हैं जहाँ पे हम थे। ठीक है, यहीं पे शुरू कर देते हैं, चलिए इसी जगह पे शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे डायपोल ऐड कर देते हैं। डायपोल जरा ध्यान से ना, डायपोल होता क्या है, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज जब स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, 2a जनरली लेते हैं, तो ये जो सिस्टम बनता है उसे बोलते हैं डायपोल। सेम चार्ज अपोजिट साइन। इसका जो डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम के बराबर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन इसका इधर की तरफ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो तुम्हें 3 चीज बता दिया। ये 2a है तो इसको मैं 2a कैप लिख सकता हूँ, इस डिस्टेंस को अगर मैं x लिख दूं तो ये x कैप लिख दो या 2a कैप लिख दो। तो ये चीज क्या सिखाया सर आपने, मैंने बताया कि एक सिस्टम है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो कि एक डायपोल का फॉर्मेशन करता है। देखो रितिका बेटा, सारे इजी क्वेश्चन तो करवाया, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन फ्लक्स के लिए जिससे कि 5 क्वेश्चन क्लियर करवाया। मैंने बोला नेट चार्ज पठाएगा तो कैसे करेंगे आप, कोई एक सरफेस से पूछेगा तो कैसे करोगे आप, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जो कि आया हुआ है नीट में, ऐसा नहीं है, तो कैसे करोगे आप। तो फ्लक्स भी बताना सिखा दिया, तुम्हें चार्ज इनक्लोज भी निकालना सिखा दिया, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करता है तो भी आप कर पाओगे वो भी सिखा दिया। तो
ऐसा तो नहीं है ना कि 45-50 के 50 क्वेश्चन आसान है, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो मुश्किल आ सकते हैं, लेकिन आपको आपका लेवल पता करना है। अगर आप 120, 130, 140 लेके बॉटनी जूलॉजी में 350 स्कोर कर रहे हो, केमिस्ट्री में 150 स्कोर करो, तो सिलेक्शन ले लो, बिल्कुल मत दिमाग लगाओ, है ना। लेकिन अगर तुम्हें सारा चीज आएगा और क्या पता इससे फ्लक्स वाला चार्ज वाला क्वेश्चन आ गया, तुम एक क्वेश्चन सही कर दिए, ऐसा ही क्वेश्चन आया और ऐसी इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो 4 मार्क्स का मतलब बेटा 5 से 7,000 रैंक का डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन फिजिक्स का इतना वैल्यू पे करता है बाद में, समझना बात को। तो ये वाला जो डायपोल है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में ये एक डायपोल मोमेंट है पी बेटा। अब इस डायपोल को अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा ऑसिलेशन कराऊं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसके ऊपर वर्क डन क्या होगा, इसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और मुझे लग रहा है फिर से आएगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा। तो आपको इसके ऊपर की कहानी वो पूरा समझना है। तो एक चीज तो डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आता है डायपोल मोमेंट वाला, जैसे कि सपोज करो ये एक सिस्टम बना दिया किसी ने और ये एक स्क्वायर ले लिया, मान लो a इंटू ए ले लिया, ठीक है, बात को समझना। मान लो यहाँ पे लिख दिया 4q चार्ज है, यहाँ पे लिख लिया 2q चार्ज है, यहाँ पे लिख लिया -10q चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 4q चार्ज है। बोलेगा इस सिस्टम का बताओ डायपोल मोमेंट क्या है। तो तुम्हें ये समझना है, अगर सारे चार्जेस का सम अगर q नेट 0 है तो हमेशा ये एक डायपोल बना देगा, ये याद रखना। अब इस 10 को हम 4 4 2 की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसको अपने मन से लिखेंगे -4q -4q -2q। अब ये माइनस और प्लस मिलके एक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ बना देगा, देखो ये -4k +4k एक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ बना देगा, देखो ये और ये मिलके एक डायपोल मोमेंट इधर बना देगा 3। अब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन बन गया कि यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज कोई भी लो, तो ये और ये चार्ज और इनटू सेपरेशन, तो 4qa ये हो जाएगा 4qa, ये वाला भी 4q, लेकिन ये वाला सेपरेशन a√2 हो जाएगा, a और a है ना, या a और a का होल स्क्वायर, तो a² + a² का √2 2a² का √2 a√2, ये हो गया 4q, ये हो जाएगा 4q। तो ये दोनों चार्ज एक भी लो 4q और इसके बीच का सेपरेशन a√2, तो क्या हो जाएगा 4, यहां पे देखना 4√2 इंटू q इंटू a, ये हो जाएगा। देखो कितना मजेदार है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला इधर देखो, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा -2q, ये वाला 2q, तो ये हो जाएगा 2q इंटू a, इसको लिखो 2qa। अब ये 3 वेक्टर हैं, इन तीनों के बीच का 90 डिग्री है, तो एक इधर निकाल दो। अच्छा, रिजल्टेंट इधर नहीं निकलेगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये मिस्टेक मत कर देना इस बार। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालो, सिंपल 3 वेक्टर है, तो इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट ट्रीट करो, इसका इधर करो, इसका इधर करो, y वाले दोनों निकाल दो, x वाले दोनों निकाल दो, फिर √x² + y² करो, फाइनल वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। कितने लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है कि सर डायपोल मोमेंट निकालने वाला क्वेश्चन अगर आता है तो हम फोड़ के रख देंगे, बोल रहे हो जल्दी से आग लगा दो, तगड़ा वाला आग लगा दो। हाँ शाहिद कल लेंगे टीएस सर, क्लास लेंगे कल। बहुत पैर एकदम खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, एकदम आँख ऐसे बंद हो जा रहा है, लाइट, जबकि ये ब्लू कट चश्मा है हमारा, ये पहनना पड़ रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज़ और बताना है जल्दी से, देखो अब ये चीज़ डायपोल मोमेंट के ऊपर का क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। दूसरा अगर किसी एक डायपोल में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम एक चार्ज यहाँ पे डायपोल रखते हो -q + q, चला ध्यान देना, तो ये E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बोलेगा इसके ऊपर चल, इधर एक फोर्स लगाएगा F = QE और ये लगाएगा इधर F = QE। ये दोनों फोर्स जो हैं ये इसका जो सेंटर ऑफ द डायपोल है उसी से पास कर जाएगा, तो इसके ऊपर ये दोनों बराबर हुआ तो फोर्स नेट कितना होगा 0। और एक चीज है टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 4। अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास कर जाए तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, जिसके चलते कोई टॉर्क आ ही नहीं पाता है। तो अगर ये दोनों फोर्स जो है वो इससे पास कर जाए
तो कोई टॉर्क जो हो गया वो आ ही नहीं पाता है बेटा। तो फोर्स भी जीरो एंड टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो एंड टॉर्क भी जीरो, ये दोनों जीरो हो जाता है। क्लियर हो रहा है? पूरा दिमाग में सेट करते जा रहे हो, ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये करने की बात करो तो ध्यान देना, यूनिफॉर्म ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा? यूनिफॉर्म। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें कुछ भी तुम नहीं बोल सकते। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग लेवल का है, डायरेक्शन भी अलग लेवल का है, कुछ भी नहीं पता है। तो अब सुनना मेरा बात बहुत लॉजिकली, यहाँ पे मान लो माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसी पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता ऐसे में। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ आके इधर ही बन जाए और उतना ही हो जाए, तब तो भैया यहाँ पे ये दोनों बराबर होके जीरो भी हो जाएगा। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछेगा नेट फोर्स बताओ, एफ नेट, तो आंसर बड़ा ही सोच समझ के करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, दोनों सेम हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए आंसर एफ नेट का मे और मे नॉट भी जीरो करोगे, क्योंकि इसका गारंटी कोई दुनिया में नहीं दे सकता। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता है यहां और यहां जो है वो यहां से सेम है और चेंज होते होते यहां पे आया और चेंज ले लिया, है ना? पक्का बेटा, एक एक चीज समझ रहे हो, है ना? यस। अब देखो टॉर्क की बात करोगे तो अगर ये फोर्स बराबर हुआ तो ये, अगर ये फोर्स डिफरेंट भी हुआ मान लो, तो हो सकता है कि फोर्स यहां से पास कर जाए, यहां से पास कर जाए, तो दोनों का टॉर्क इससे जीरो हो सकता है, और बराबर हुआ तो भी टॉर्क जीरो हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। तो फोर्स भी मे और मे नॉट भी जीरो एंड टॉर्क भी मे और मे नॉट भी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है नीट में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स मे और मे नॉट भी जीरो, टॉर्क मे और मे नॉट भी जीरो, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। अब देखना, इसी डायपोल के ऊपर अगर मैंने तुम्हें बोला, इसी डायपोल के ऊपर मैंने बोला कि ये एक डायपोल था और इसके भी इसको मैंने थोड़ा सा ऑसिलेट करा दिया, मैंने कॉपी कर दिया, टेंशन मत लो, ठीक? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये भी बताऊंगा मैं तुम्हें कि फोर्स कैसे निकालते हैं इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे तो फोर्स बड़ा आसान से Q इंटू E निकाल देंगे, लेकिन वहां पे नहीं निकल पाता है नॉन यूनिफॉर्म में, उसका टेक्निक अलग है। अब अगर मैं इस डायपोल को, ये जो डायपोल है, इसको थोड़ा एंगल से टिल्ट कर दिया तो इसके अंदर एक ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या आता है? ऑसिलेशन का। और फॉर ए स्मॉल एंगल के लिए ये SHM भी करता है, SHM करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी निकलता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी नीट में, ध्यान से देखना। तो यहां पे टॉर्क निकालेंगे और SHM के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो ये SHM में ही बता दूंगा, छोड़ो अभी तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? यहां से थ्योरेटिकल आएगा इस कॉन्सेप्ट से, और न्यूमेरिकल आएगा वर्क डन से, पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। डायपोल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। वर्क डन आएगा यहां से, ये थ्योरी वाला है, और न्यूमेरिकल आएगा यहां से, जो अभी बोल रहा था मैं कि ये डायपोल को थोड़ा सा अगर यहां पे एंगल पे दोगे तो माइनस क्यू के ऊपर फोर्स इधर लगेगा F, प्लस क्यू के ऊपर फोर्स इधर लगेगा F, और ये यहां पे हो जाएगा। देखना अगर ये हुआ तो इस फोर्स का यहाँ पे ये वाला दूरी a है और ये वाला दूरी a है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थीटा, तो ये थीटा, ये a cos थीटा और ये a sin थीटा, ये a sin थीटा हो जाएगा, और ये वाला ये a cos थीटा और ये a sin थीटा। तो ये जो फोर्स QE लग रहा है, ये QE इंटू a sin थीटा नाम का टॉर्क लगने लगता है इसके ऊपर, QE a sin थीटा, जो इधर नचाएगा, और इसके ऊपर भी QE इंटू a sin थीटा इधर लगाएगा। इसके ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रिक टॉर्क इधर और इधर लग रहा है, जो कि एडिटिव इन नेचर होता है, जो τ1 प्लस τ2 के बराबर होता है। समझिएगा इसे, यहां समझिएगा बेटा। अभी SHM पूरा वो बेटा दे दिया है हमने जाके, आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेड्यूल देख लीजिए, हम शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे बेटे, तो ये QE इंटू a sin थीटा, ये QE इंटू a sin थीटा, तो ये दोनों सम है बेटा, QE इंटू a sin थीटा 2 बार का सम है, देख रहे हो ना? तो ये 2 QE क्या हो जाएगा, 2
इसको 2 को ऐसे लिखो, लिखो q इंटू ये वाला डिस्टेंस 2a, तो 2 ये 2 हो गया तो 2a यहाँ लिख दिया, q लिख दिया, और ये क्या होगा e इंटू साइन थीटा। ये होता है p, ये होता है e, ये होता है साइन थीटा, ये एक्चुअल में होता है p साइन थीटा, जिसे दुनिया बोलती है p क्रॉस e। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो टॉर्क जो इलेक्ट्रिक टॉर्क होता है वो होता है p क्रॉस e, और ये इलेक्ट्रिक टॉर्क जो होता है वो देखो क्या करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने यहाँ पे ये डायपोल को रखा तो इसको थोड़ा टिल्ट किया तो उल्टा इधर मार रहा है, लेकिन अगर मैं जबरदस्ती इसे थीटा से थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाऊं तो मुझे इस कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। इस पे खूब क्वेश्चन आता है। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट बनता है पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन का, जिसके ऊपर लाइन से क्वेश्चन आता है। अगर वर्क डन पूछेगा तुमसे किसका, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो वो निगेटिव वर्क डन होता है। अगर एक्सटर्नल वर्क डन बोलेगा तो वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। और पूछेगा अगर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो ये होता है माइनस ऑफ पी डॉट ए। ये डॉट है, ध्यान से देखना। और पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। तो अगर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पूछा तो सीधा माइनस पी डॉट ई कर दोगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पूछा तो एक और माइनस यहां पे चिपकाओगे। अब इसके ऊपर यार क्वेश्चन बिना कराए ना बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। इसके ऊपर 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, देख रहे हो ना। तो पोटेंशियल सबका फॉर्मूला और सबका पोटेंशियल निकालने का तरीका, और पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चंस, ये थोड़े से कुछ चीज़ अभी बताने हैं, तो वो मैं बताऊंगा बिल्कुल। अभी पहले पहला पूरा चीज़ बता दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्स, गॉस लॉ, उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आज पूरा तैयार कर लो। 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे तो एकदम बन जाएगा। पोटेंशियल के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल कंजर्वेशन के ऊपर, चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर, ग्राउंडिंग के ऊपर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, वर्क डन के ऊपर। तो इसके ऊपर एक छोटा सा कैपेसिटर बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा, और नहीं तो अभी ब्रह्मास्त्र सीरीज में वो वाला चीज़ पूरा कवर करेंगे न्यूमेरिकल सेशन के साथ इसका, ठीक है। और पोटेंशियल वाला चीज़ ले आएंगे। आप लोगों का इतना सा भी कुछ छूटने नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप लोग अपने एफर्ट में जरा सा भी कमी मत कीजिए। दिन रात एक कर दो बेटा। याद रखना तुम्हारा सिलेक्शन इसी साल हो सकता है, और मैं फिजिक्स में 130, 140, 150, 160, 170, 180 पूरे कंटेंट दे दूंगा जब तक नीट का होगा, अगर तुम मुझे पूरा फॉलो करते रह गए। और टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही जबरदस्त ला रहे हैं, मजा आ जाएगा तुम्हें। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। याद रखिएगा हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में। अभी आप लोग जाइए, नहाइए धोइए, जो भी करना है खाइए, और फिर थोड़ा सा 15 मिनट आराम करके फिर से लग जाइए। कुछ भी नहीं चेंज होगा। सोचो, सुबह अगर मैं ये नहीं ठाना होता कि चाहे दवाई लो, चाहे गला दर्द करे, चाहे कुछ भी हो, देखो तुम उठे और मैं तुम्हारे पढ़ाने के लिए शुरू कर दिया हूं तभी से, जब से 3 बजे रात तक तुम्हारा फाइल ही तैयार नहीं कर पाया था मैं। सोचो, सुबह उठते ही फाइल में दिमाग लगाया, आंख, और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारा पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का 12 मार्क्स एकदम अच्छे से कराया। अभी तुरंत आप लोगों को पता है 9 से लेकर 10:30 तक क्लास लिया था, फिर तुरंत से 10:30 के आधा घंटा के बीच में न खाना न पीना, गर्म पानी पिए जा रहा हूँ, दवाई खा लिया बिस्किट खा के, और अब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा पहला चैप्टर जो फील्ड एंड चार्जेस एंड फील्ड का है, कूलम्स लॉ का है, गॉस लॉ का है, फील्ड का है, सब करवा दिया। तो अब कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है मुझे, कितनी खुशी हो रही है। सोचो, यही खुशी तुम्हें मिल सकता है यार, और इस हैप्पीनेस का बेटा दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तुम अपने काम से प्यार करने लगते हो और अपने काम से तुम्हें वो रिजल्ट मिलने लगता है, अपना पूरा एफर्ट देने लगते हो, तो रियल में तुम खुश होते हो। यही चीज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ठीक। तो याद रखना, हमेशा जीवन में मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, लव यू। आप लोगों का प्यार ही हमें एनर्जी देता है। खूब सारा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा पूरा का पूरा सब चीज। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। सर